चाहूंगा कि इसका जवाब मैंने कल भी बोला था। ये हम्म। मीटिंग में कल भी बोला था कि इसका जवाब बड़ा प्यारा देते हैं सर है जो। तो हम्म। 1 मिनट में मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मनोज सर जवाब दें, और जो साथी पहले आए हैं उनको ये प्रसाद भी मिल जाए कि उनका अच्छा जवाब क्या देना है, क्योंकि मैंने बहुत बार सर के मुंह से सुना है। हम्म। मनोज भाई वेलकम। गुड मॉर्निंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग। मैं तो आया हूँ कॉपी पेन लेके बैठा हूँ सुभाष जी को सुनने। सुभाष जी ने मतलब वो कहावत पे आए थे मिलने, बिठा दिया दल ने। नहीं नहीं सर, सब लोगों को अपने को तो अच्छा मिलना चाहिए ना, सब साथियों को। आपका बड़प्पन है सर। देखिए, ये सवाल बहुत कॉमन है। और जिस दिन आप इस कंपनी के अंदर आए थे, ये आपको उसी दिन बता दिया गया था कि ये मशीन 2,78,500 की, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो ये सवाल लाजमी है कि हर बार जब आप सामने से आओगे, तो ये सवाल सामने से आएगा भी आएगा। जब आप लोगों को डेमो देने जाओगे, कुछ भी नई बात नहीं इसके अंदर। और गिने चुने 8-10 सवाल आपको आते हैं जब आप डेमो देते हैं। उसमें एक ये प्रमुख सवाल है कि यार मशीन बहुत महंगी है। तो इसका जब आपको पहले ही क्वेश्चन आउट हो चुका है ना, कहते थे ना, कोई परीक्षा में अगर क्वेश्चन आउट हो जाए और उसकी तैयारी करके जाओ तो पास होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो पेपर आउट हो चुका है इनेजिक का, इसमें जो सवाल आने वो पहले ही पता है आपको, तो उसकी तैयारी करके जाओ। और जो लोग तैयारी करके नहीं जाते हैं, फिर उनके साथ इश्यूज आते हैं, है ना। तो सवाल अगर किसी ने कहा कि भाई साहब मशीन महंगी है, तो बोलना सर बिल्कुल महंगी है। और ये सब लोग ले भी नहीं पाएंगे सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ले पाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले भी महंगी चीज़ें खरीदी हैं। और पहले आपको मैं बधाई दे दूं सर, कि ये मशीन लेते वही लोग हैं जिनको महंगी लगती है। जिनको सस्ती लगती है वो आज तक नहीं ले पाए सर। तो यहाँ से आप उनको बोलें। और हर क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है, तो ये ब्रह्मास्त्र है या कहें ब्रह्म वाक्य है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। ये लाइन आपको हर बार, हर क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्शन में बोलनी चाहिए, ताकि उसको ये फील हो कि ये मेरे ही जैसा आदमी है यार, ये कोई मंगल ग्रह से नहीं आया है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। मशीन तो मुझे भी महंगी लगी थी, लेकिन मैंने कुछ मेरे बजट्स को बना के इस मशीन को लिया। अब सर समझना हमको ये है सर कि दो चीजें होती है, एक होती है प्राइस और एक होती है वैल्यू। जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, उस चीज की प्राइस हमें कभी भी इफेक्ट नहीं करती है। हमने भी पहले भी कई बारी चीजें खरीदी हैं जो हमारे बजट से बाहर थी। जैसे आपने मकान खरीदा, आपने जिस दिन लिया था उस दिन आपको महंगा लगा होगा, लेकिन आपने बाद में इसको अपने घर में आजमाया। आपने कार खरीदी, गहने खरीदे, हर चीज हमने खरीदी जो हमें महंगी लगती है। लेकिन जब उसकी कीमत ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा होती है, तो फिर हम उसको लेते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल कहूँ कि सर ये पेन है, ये पेन आप ले लीजिए, ये 10 रुपए का पेन है, ले लीजिए। लेकिन मैं अभी हाल कहूंगा कि सर ये 1 लाख रुपए का है, तो आप क्या कहेंगे? ये महंगा है। लेकिन अभी आपसे फिर मैं कहता हूँ कि सर ये जो पेन है, ये मैंने एक ऑक्शन में खरीदा था, और इसमें 10 लाख रुपए में मैंने खरीदा है। अमिताभ बच्चन केबीसी में इसी से सारे चेक बनाते थे, और ये मैंने ऑक्शन में खरीदा, और ये उसका सर्टिफिकेट है सर। और मैं 1 लाख रुपए में आपको देना चाहता हूँ सर। तो अभी क्या हुआ कि मैंने इस पेन में वैल्यू डाल दी, और वैल्यू डालने के बाद अब आपको ये पेन सस्ता लगने लग गया, क्योंकि ये पेन अमिताभ बच्चन केबीसी में साइन करते थे। तो जब आप किसी चीज में वैल्यू डाल देते हो, तो प्राइस पे से ध्यान हट जाता है। तो एक बात तो पहले स्वीकार कर लिया करो कि सामने वाले ने अगर डेमो के बाद भी ये बोला कि मशीन महंगी है, तो समझना कि डेमो में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम सही बात को सही तरीके से रख नहीं पाए, इसलिए ये ऑब्जेक्शन आया है। तो पहले तो स्वीकार करो कि मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर अभी हाल कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। और ये हमारे सामने भी सवाल आता है, हम भी लगातार सीख रहे हैं। तो अगर ये सवाल आ रहा है, तो अपने इम्प्रूवमेंट में दिक्कत है। ये बात मत बोलो कि मशीन महंगी है। यहाँ पर आप एक चीज जरूर बोला करो, आप अपने मेरे पास में मेरा 6-7 साल पुराना बिल है, मैंने ऑलरेडी सबको दिया हुआ है 7 साल। दीपक जी के पास में भी 7-8 साल पुराना बिल है। तो आप ये लोगों को बताया करें कि सर देखिए, ये 8 साल पहले भी इसका सेम प्राइस था, और आज भी सेम प्राइस है। तो ये मशीन महंगी कैसे हुई सर? ये तो स्थिर है। मैंने मशीन तब खरीदी थी जब सोने का भाव 30,000 था सर। आज सोने का भाव 1 लाख हो गया है, तो लोग सोने को महंगा नहीं बोलते, सोने को कीमती बोलते हैं। क्योंकि वो उनके समय दुख परिस्थितियों में काम आता है, विपरीत परिस्थितियों में उनके काम आता है, इसलिए उसको लोग महंगा नहीं, उसको कीमती बोलते हैं। ये मशीन भी आपकी विपरीत परिस्थितियों में काम आएगी, ये समझना बाकी रह गया सर। जिस दिन ये समझ लोगे, उस दिन ये मशीन आपको महंगी नहीं, सस्ती लगेगी।
कीमती लगेगी और आप खुद ही दो तीन खरीदोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दो तीन, तो मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा देता हूँ जिनके घर में दो दो तीन तीन मशीन है सर, जो एक नहीं खरीद पा रहे थे उन्होंने बाद में दो दो तीन तीन खरीदी। तो समझने में चूक है, समझ समझ का फेर है। जिस दिन आप समझ लोगे आपको बहुत सस्ती लगने लगेगी, बहुत कीमती लगेगी। दैट्स ऑल। बोलने को तो 1 घंटा बोल सकता हूँ सर इस विषय पे, लेकिन चूंकि मैं सुनने आया हूँ और सुनाने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों से विराम दूंगा सर। थोड़ा सा और ऐड कर दो यार, वो जो आप बताते हो कि लीवर की दुकान कहीं मिली है, किडनी की, जो पेड़ पे टंगा दिखा है, वो वाला थोड़ा बोलो। अब वो तो फ्लो अलग है, उस फ्लो पे तो फिर बहुत सारी चीजें बोलने में आ जाएगी। पर आप लोगों को बताएं सर कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो 8 किडनी है, 8 आंखें हैं सर। उसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट है सर? आपने अपनी आंखों को तसल्ली देने के लिए टीवी तो लगा लिया सर 1 लाख रुपए का, पर उस आंखों की केयर के लिए आपने क्या लगा रखा है सर? हमने वो सब चीजें घर में खरीद ली जो हमारा शरीर खराब कर सकती है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कार हो गई। हर वो चीज जो 100 के 100 डॉक्टर कहेंगे चीज खराब है सेहत के लिए, वो आपने अपने घर में किसी बिना किसी सलाह के आपने घर में ले ली। और एक ये मेडिकल डिवाइस आया, वो भी जापान की धरती से आया है। वो ऐसे लोग हैं जहाँ पे 196 कंट्रीज में उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है सर। ऐसे ईमानदार देश की अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर आपके सामने आई है जो सीधे सीधे सेहत पे काम कर रही है, आपके शरीर के 72% पे काम कर रही है, और अगर हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये मशीन महंगी है, तो मैं तो कहता हूँ महंगी है सर, पर क्यों नहीं लेना चाहिए? आप मुझे ये बताइए, अगर सस्ती है महंगी है तो हमें नहीं लेना चाहिए क्या? अगर ये हमारे लीवर हार्ट किडनी से ऊपर है तो फिर क्यों नहीं लेना चाहिए? और हम एक बहुत बड़ी चीज बोलते हैं, मैंने मलेशिया में भी यह बात बोली थी। कोई मलेशिया नहीं गया हो तो मैं, कोई है ऐसा व्यक्ति जो है मलेशिया नहीं गया था, मलेशिया की धरती पे नहीं गया था हमारे साथ में? मैंने एक सवाल किया था उस समय वहां पे कि शशि जी, शशि जी, बस बस हैंड रेज नहीं जी कीजिए। सर, गुड मॉर्निंग। जी जी। तो मैंने वहां पे एक सवाल किया था स्टेज पे बुला के, आपने कल मेरा वो वीडियो भी देखा हो तो, कि आप आए मेरे पास में और मैंने कहा सर कि ये जो उंगली है, ये चीटी उंगली, ये क्या काम आती है शशि जी? ये बस ये इशारा करने के लिए होती है। ये क्या हम इशारा वो- काम में करने हम आती है? यूरिन करना जाना क्लीन चाहते हैं। करने के लिए जाने के, ये इसी में काम में आती है, इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है सर शरीर में, है ना? अभी आपको लग रहा है मशीन महंगी है, अभी आप खुद बोलेंगे कि मशीन सस्ती है। तो ये उंगली जो है, ये सिर्फ यूरिन जाने के काम में आती है। अब आप मुझे बताइए कि जिसकी ये उंगली नहीं होगी क्या वो यूरिन नहीं कर पाएगा? कर पाएगा कि नहीं बिल्कुल कर पाएगा? कर पाएगा। कर पाएगा, वो बोल सकता है। मतलब इसके लिए बोलने की भी एक ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन। कि मैं गो टू टॉयलेट या मुझे वॉशरूम यूज करना है, मुझे बाथरूम जाना है। मतलब इस उंगली का कोई उपयोग नहीं है। आपने इस उंगली में किसी की अंगूठी भी पहने नहीं देखी होगी, ये सगाई की उसमें भी काम में नहीं आती है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ये उंगली कटवा दोगे तो आपकी मौत भी नहीं होगी। पक्का? यस। है ना? तो ये उंगली का कोई उपयोग नहीं है शरीर के अंदर, और ये उंगली रोटी तोड़ने में भी काम में नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये उंगली आपके यस। शरीर में किसी भी प्रकार से कोई उपयोगी नहीं है। अगर आप ये उंगली काट के मुझे दे दें तो मैं आपके घर में एक मशीन फ्री में लगा सकता हूँ। आप दे सकते हैं उंगली? अरे तो कोई काम में ही नहीं आ रही है ये उंगली, फिर इसको देने में क्या दिक्कत है? मैंने आपसे किडनी नहीं मांग ली, आपकी आंखें नहीं मांग ली, मैंने ये उंगली मांगी है जो आपके कोई काम में नहीं आ रही है। तो ये उंगली आप मुझे दे दीजिए, मैं मशीन आपके घर में फ्री में लगा सकता हूँ। शशि जी, दे पाएंगे आप ये उंगली? नहीं दे पाएंगे सर। तो ये उंगली सस्ती है या मशीन सस्ती है सर? मशीन सस्ती है सर। मशीन सस्ती। अभी तो आप कह रहे थे मशीन महंगी है। तो आप सोचिए कि ये शरीर की बहुत कीमती एक उंगली जो कोई काम में नहीं आ रही, वो आप दे नहीं सकते, तो ये शरीर 350 करोड़ का है सर। किडनी का इंटरनेशनल मार्केट आप तलाश कीजिए, 10-10 20-20 लाख रुपए में किडनी बिकती है। आंखें की तो कोई कीमत ही नहीं आप लगा सकते। बेशकीमती शरीर लेके आप अगर घूम रहे हैं 350 करोड़ का, उसमें अगर 3-3 लाख रुपए की मशीन अगर हमें महंगी लग रही, जबकि 72% पानी शरीर के अंदर है, उसमें पहली बार आप निवेश करने जा रहे हैं, तो ये मशीन महंगी कैसे है सर? ये तो बेशकीमती है सर। जब आप इसको पानी को पीने लगेंगे तो आपको इस बात का अफसोस जरूर होगा कि यार मैं बिना मतलब ही डिले कर गया, पहले ही ले लेना था। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल रिप्लाई। थैंक यू।
सुभाष जी, मैं थोड़े से क्वेश्चन से मेरे पहले उसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर बाकी लोगों का भी ले लेंगे। कई बार ना जब हम लोग कंबाइंड जूम करते हैं और सेमिनार्स करते हैं, तो किसी से लोग प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना, उनको लगता है कि मनोज जी बड़े अच्छे हैं, या प्रेमपाल जी बड़े अच्छे हैं, या रश्मि जी बड़े अच्छे हैं। लोगों को लगने लगता है या सुभाष जी बड़े अच्छे हैं। तो कई लोग ना, जिनका काम नहीं हो पा रहा है, वो लोग सोचते हैं कि सुभाष जी के साथ चला जाओ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? नंबर एक सर, दो प्रकार की चीजें हैं। हम्म। एक वो होता है कि अगर कोई रियल में डिस्टर्ब है, हम्म। ठीक है, और एक वो होता है कि जो अपनी वजहों से डिस्टर्ब है, उसके अंदर मूल में वजह वो खुद है। अगर जब तलाशेगा तो वजह वो खुद बनता है। और ज्यादातर इन केसों में अगर 100 केसों का एक अपन सर्वे करें, सिर्फ इसी प्रकार के अगर केस हो, तो उन 100 केसों में से दो चार लोगों का रिजल्ट निकलता है। 95% लोगों का रिजल्ट नहीं निकलता है। मतलब कारण कि उसकी जड़ में, नई जगह पे जाके भी वो कामयाब नहीं होगा। हाँ, नहीं होते। कारण कि उसके पीछे वजह, वो जो कहीं और तलाश कर रहे थे, वजह मूल में वो खुद होते हैं। तो अगर इस प्रकार के 95% केस मिलेंगे हमें, मार्केट के अंदर है जो, हम्म। तो वहां पे फिर आप चाहे कहीं चले जाएं, वो वैसा ही है कि जैसे कि मंदिर बदलने से सिर्फ प्रभु इच्छाएं पूरी नहीं करते, कि हमने आज इस आराध्य को चुन लिया, चलो यार यहाँ मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो चलो अब चलते हैं कैलाश पर्वत चलते हैं, अब चलो वहां चलते हैं, अब सालासर चलते हैं। तो सिर्फ आराध्य बदलने से है वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, कहने का मतलब काम करना पड़ता है खुद के दम काम पे। करना पड़ता है। ठीक, सही बात है। यही मैं आपके मुंह से सुनना सुनना चाहता था। कुछ लोग, अच्छा, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जब हम शुरुआत में आते हैं तो लगता है ये बड़ा नेटवर्कर है, अभी सुन नहीं रहा है, चलो इसके नीचे कुछ लोग डाल देते हैं और ये बाद में संभाल लेगा। ठीक है ना, और बढ़िया काम करेगा। तो हमने डाल भी दिए, और डालने के बाद उनके नीचे 30 सेल, 40 सेल, 50 सेल हो गई, 100 सेल हो गई, बट वो जग ही नहीं रहे। उनको कैसे जगाया जाए? मैं तो यही कहूंगा कि गलत बंदे पे गेम खेल गए। एक्चुअल में क्या होता था, जब तक थोड़ी सी कीमत नहीं चुकाता है ना बंदा, हम्म। वो उस एहसास को पा नहीं पाता है, जो एहसास उसके अंदर कभी किसी जमाने में था। हम लोग बहुत बार ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो कभी बहुत बड़े नाम थे, और बहुत बड़े नाम होने की वजह से हम लोग वो ट्राई कर गए। मैं ऐसा नहीं कहता कि ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कि रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ता है। वो रिस्क आपके पक्ष में भी आ जाता है, विपक्ष में भी आ जाता है। मगर हाँ, सबसे बड़ा दर्द सिर्फ उसको नहीं होगा जिसने डाउन में लगा दिया। सबसे बड़ा दर्द एक दिन उस बंदे को होगा कि उसमें क्षमताएं थी, पोटेंशियल था, तभी किसी ने इतना बड़ा गेम मान लीजिए कि खेल लिया उसके ऊपर। आज वो जग नहीं रहा है। इन दोनों कड़ियों के अंदर महत्वपूर्ण आप दोनों नहीं हो। ना जिसने नीचे नेटवर्क लगाया है वो महत्वपूर्ण है, ना वो बंदा महत्वपूर्ण है जो काम नहीं कर रहा है अभी। इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समय, वो है टाइम। किसी बंदे ने आप पे इतना बड़ा जुआ खेल लिया, मगर एक दिन वो इतना बड़ा बन जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा कि आप उस दिन जग भी गए तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। उस दिन आपको हो सकता है फिर से इतना बड़ा ग्रुप होते हुए भी रीस्टार्ट करना पड़ जाए। ठीक है, उस दिन वो ग्रुप काम नहीं आएगा। और केंगन भी वैसे ही, घोड़ों का बिजनेस है, कंपनी उन्हीं लोगों को पैसा देना पसंद करती है जो काम करते हैं। यहाँ पे और तो छोड़ दीजिए सर, फैसिलिटेटर भी देना पसंद नहीं करेगा अगर आप अपनी डाउन लेग को कोई जानता नहीं है तो। बाकी बातें तो बहुत दूर की बात है। तो ये कंपनी आपको फोकट में कुछ वैसे भी देने वाली नहीं है। और अगर आप इतने लेट हो चुके हो तो कंपनी वैसे नहीं देगी, और आपका अपलाइन उस दिन आपको समय नहीं देगा। वो वैसा ही है जैसा अपन कल या परसों एपिसोड में चर्चा भी कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, देखा जाए तो ऐसा टाइम मत आने दीजिए कि आप समय मांगो और 30 दिनों में आपको 3 घंटे भी आपकी अपलाइन ना दे पाए। उससे पहले जाग जाओ। एक एहसान आपकी अपलाइन ने आप पे कर दिया है, गलती से ही सही, मगर दूसरा एहसान आप खुद अपने आप पे कर लो और जाग जाओ भाई, वरना टाइम मिलने वाला नहीं है फिर जो आपको लेके आया है। और बीच में वैसे भी कोई ऐसे लोगों के होता नहीं है
क्योंकि जब ऐसे लोगों पे गेम खेला जाता है तो एक मैच्योर अपलाइन ही ऐसा गेम खेलती है, दूसरा कोई खेल नहीं पाता है। तो बीच में वैसे भी कोई मीडिएटर नहीं है जो बाद में कोई आपकी हेल्प कर पाए। सही बात है। मतलब अगर नीचे वाली टीम आपकी बहुत बड़ी हो गई और तब आप जगोगे भी तो अपलाइन आपको टाइम नहीं देगा, क्योंकि उस लाइन पे उसका काम हो गया है। हो आपके गया है। अलावा बहुत सारे लोग हैं, तो अब अपलाइन बिल्कुल। टाइम नहीं देगा आपको। सही बात है। तो सुभाष भाई, एक चीज और मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ना हमारे बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, खर्चा नहीं करना चाहते बिजनेस डेवलप करने में। क्योंकि उनको ना, वो दूसरे बिजनेस में खर्च करते हैं, हर महीने करते हैं। किसी कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, कुछ भी काम वो कर रहे हैं, तो उसमें वो कमाई पूरा नहीं खा जाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, बार बार स्टॉक मेंटेन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने पोटेंशियल वाले बिजनेस में भी वो खर्च नहीं करते हैं मशीन लेने के बाद कोई और। इसलिए मैंने कई बार देखा है कि उनका बिजनेस उस तरीके से नहीं चल पाता है। तो आप क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में, वैसे लोगों को? दादा मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में जो सबसे कीमती और प्यारी चीज होती है ना, जो कि बुढ़ापे में भी काम देती है, वहां पे बाई नेचर थोड़े से है ना, हमारी जब परवरिश हुई है ना उसके अंदर ही एक्चुअल में दिक्कत है। ठीक है। सबसे प्यारी चीज और बुढ़ापे के अंदर जो सहारा बन सकती है वो है एक इंसान के बच्चे। आज भी मैं अलग अलग स्टेटों की बात नहीं जानता, मगर जिन जिन स्टेटों में मैं गया हूँ 90% से भी ऊपर एक रेशियो निकल के आता है कि मान लीजिए कि मेरे घर में मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है और मेरे बेटा या बेटी होने वाली है, तो हम आखिरी दिनों में कि जब खर्चे की बारी होती है तो अपनी मिसेज को है वो पीहर पक्ष जहां यानी अपनी माता जी के पास भेज देते हैं। ठीक है। तो वहां पे उसका जो चाहे ऑपरेशन हो चाहे जैसे भी हो, वो वहीं पे होता है और 2-3 महीने वहां रह के जब वो बिल्कुल ओके हो जाती है तो वापस हमारे घर पे आ जाएगी। अब जो बच्चा हुआ है वो सारी जिंदगी किसके लिए कमाएगा बड़ा होके? किसके लिए कमाएगा दीपक सर? आपके लिए मतलब हमारे लिए कमाएगा, हमारा बच्चा है। मगर भेजा कहाँ गया था उसको? ननियाल भेज दिया गया। ननिहाल भेजा गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो खर्चे वाला टाइम था। ये बिजनेस भी वैसा ही है कि इस बिजनेस के अंदर ये हमारा बुढ़ापा संवारने का काम करता है। यानी कि जितना बेटा या बच्चा महत्वपूर्ण है, बेटी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, सेम उतना का उतना मायने या उससे भी बढ़ के मायने ये बिजनेस रखता है। तो हमारी सोच, छोटे कामों में तो हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी टी स्टॉल भी खोल लेते हैं तो हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो शाम वाली रोटी के लिए कर रहे हो आप। एक दुकान खोल ली, एक बिजनेस कर लिया, जिसका भरोसा नहीं है कि आपने डेवलप किया है, आपका आने वाली औलाद है वो उसको और आगे बढ़ाएगी या उसको तबाह कर देगी, मालूम नहीं है। बहुत से लोगों को देखा है हमने, अच्छे जो लोग विधायक बन गए थे उनके बच्चे जब खड़े हुए तो उनको 10 वोट नहीं मिले। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। तो यानी कि लेगेसी उन्होंने जीरो कर दी। मगर इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि ये बिजनेस कैसा भी आने वाला चाहे हमारा नॉमिनी हो, जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बिजनेस है वो अपार संभावनाएं लेके जिंदगी में आया है। तो जब भी बहुत सॉलिड चीज लाइफ में मिलनी होती है तो हम लोगों का पहले से ही दिमाग खराब हो चुका है इस मामले में। ठीक है। और हम लोग वहां पे खर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि जिन्होंने खर्चे किए हैं आज वो देखिए कि कहां पे पहुंच चुके हैं इस बिजनेस में। अगर सिर्फ एक इंसान इतना कर ले कि प्रोग्राम और सेमिनारों में, बड़ी बात नहीं करता, एक इंसान पे 5,000 रुपए का अगर हम खर्चा मान ले औसत, कई बार 7,000 खर्चा आता है तो कई बार 3,000 भी खर्चा आता है। एवरेज खर्चा इतना ही आता है कि अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और कहीं अपने से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी पे हो रहा है तो 5,000 रुपए का एक इंसान पे खर्चा आता है। एक जीवन में पर्सनल अगर 100 इंसानों को वो टिकट कटा के बिठा दे, और वो एक साथ नहीं बिठा सकता, कभी 3 को बिठाएगा, कभी 2 को, कभी 3 को, कभी 5 को, यूं बिठाएगा। अगर वो 100 लोगों पे इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करे तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट बनता है। 3 लाख मशीन को भी आप इन्वेस्टमेंट में ही जोड़ लो, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके परिवार की तकदीर बदल रहा है, वो पानी है जो, उसको भी कर लीजिए। डीजल पानी सब कुछ करके भी ये आंकड़ा 10 लाख से ऊपर नहीं बढ़ता। और मैं गारंटी देता हूं कि जो आदमी ये काम करता है, शुरू वाले जो 24 महीने हैं उनमें एक चेक एक ऐसा बनेगा उसका कि उन 2 साल में जो उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एक दिन में होने वाला नहीं है, चाह के भी कोई 100 टिकटें कटा के किसी को नहीं बिठा सकता।
ठीक है, तो वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिंगल चेक से निकल जाएगा 24 महीनों के अंदर। ये मेरे साथ हुआ है, मेरी टीम में जिन जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया था वो सब गवाह हैं इस बात के कि उनका 5 लाख का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था तो उनके जीवन में शुरुआती 24 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा चेक आया कि 5 लगाया था 10 का चेक आ गया, 5 लगाया था 7 का चेक आ गया। तो ये रिफंड हो जाता है और बिजनेस तो फिर सारी उम्र काम आएगा। लगाया गया पैसा आपका रिफंड हो गया, मगर ये नहीं है कि बिजनेस भी चलो अपना बस ओके हो गया, बिजनेस तो उसके बाद जिंदगी भर चलने वाला है। अभी जैसे मेरे को दादा 4 साल अब अगस्त में हो जाएंगे, तो सोचिए क्या मैंने इस 4 साल के लिए थोड़ी किया है, मैंने 40 साल के लिए किया और मैंने 400 साल के लिए इस बिजनेस को किया है। मैं नहीं तो मेरी पीढ़ियां याद रखेगी। पीढ़ियां उन लोगों को याद नहीं रखती जो गलती से ये कहते हैं कि यार मेरे बेटा हो जाए या मेरे ये हो जाए, मेरा वंश चले। दोस्त 150 साल बाद नाम लेने वाला नहीं बचेगा, मगर रतन टाटा ने शादी नहीं की थी तब भी 1000 साल बाद जिंदा रहेगा वो इंसान। याद रखिएगा इस बात को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बात। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों में, तो क्योंकि मुझे फोन कॉल्स आते रहते हैं टीम में, आपको भी आते होंगे, कि लोग ना आप मतलब अपने स्पॉन्सर को खासकर, स्पॉन्सर से उनको बहुत शिकायत हो जाती है, अप्लायंस से नहीं होती है। अप्लायंस तो बहुत सारे हैं, उनसे ज्यादा शिकायत नहीं होती है, स्पॉन्सर से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो चाहता है कि इसको सुधारा जाए। तो ये सुधर जाए तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आप कैसे हैंडल करते हो इसको? दादा ऐसी चीजों को तो क्या बोल रहे परमात्मा भी हैं? है, ये ह्यूमन परमात्मा भी ये हैंडल नहीं कर ह्यूमन पाता। ह्यूमन नेचर है सर कि आदमी को पत्नी से ज्यादा शिकायत है, पड़ोसन से कम है। हाँ। जबकि सारा सारा घर बार वही संभालती है। मगर एक बात है भी, बहुत ही सीरियस बात है और रियल में सीरियस टॉपिक है, और शायद ऐसा ग्रुप एक भी नहीं होगा हिंदुस्तान में जहां पे इस प्रकार की कम से कम इक्का दुक्का कुछ ऐसी बातें ना होती हो। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन उस स्पॉन्सर के साथ आपने फार्म भरा था, तो क्या 2,77,000 रुपए आपने अपने स्पॉन्सर को इसलिए दिए थे हाथ में कि मैं तेरे को सुधारूंगा, ये इसकी कीमत है? किस लिए दिए थे आपने 2.25 लाख रुपए? यार, जब किसी को सुधारना होता है तो उसके बदले में तो पैसे लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। जबकि आपने 3 लाख रुपए उसको दिए थे। याद कीजिए वो किस लिए दिए थे। आंखें बंद कर लीजिए। आपको लगता है कि मैंने अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए दिए थे, मेरे परिवार का जीवन सुधारने के लिए दिया था, वो भविष्य सुधारने के लिए दिया था, या अपने स्पॉन्सर को सुधारने के लिए दिया था? दिया किस लिए था? अगर आपने स्पॉन्सर को सुधारने के लिए दिया था तो यकीन मानिए हमें भी आपके घर पे आके आपकी चरण वंदना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अध्यात्म से भी फिर ऊपर उठ चुके हो। बहुत अलग ही चीज हो इस दुनिया के कि पैसे देख के भी किसी को सुधारना चाहते हो, तो आप बहुत एक अच्छी आत्मा हो। मगर आपने अपने बच्चों के लिए दिया था, तो फिर उस बच्चे का चेहरा अपनी आंखों में लेके आ जाइए। आपके स्पॉन्सर, चाहे प्रैक्टिकल बात बताऊं, चाहे सब कुछ उनकी वजह से लाइफ में आ जाए, ये मशीन तो उन्हीं की वजह से लाइफ में आई है, मगर फिर भी हमें हमारे परिवार और हमारे बच्चों से प्रिय इस लाइफ में कुछ नहीं होता। तो किसी को सुधारने में इतने मत डूब जाइए कि हम हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना भूल जाएं और बाकियों को सुधार के आ जाएं। और कल भी मैंने एक बात बोली थी कि अगर किसी ने मेरे को सुधारने की कोशिश की, सुभाष सुधर भी गया, तो वो अपनी बीवी बच्चों के, अपने माँ के बाप के काम आने वाला है, आपके काम आने वाला नहीं है, वो घर की प्रॉपर्टी है। तो अब तय कर लो, बच्चों को सुधारना है, उनका भविष्य सुधारना है, या स्पॉन्सर को सुधारना है? तो स्पॉन्सर को भी सुधार दो, उसके भी भैया घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ है। वो आपको तो कम से कम धन्यवाद दे कि हाँ आप पैसे नहीं कमा पाओगे, एक अलग बात है, क्योंकि आपने किसी और को सुधारा है, और जिसको सुधारा है वो जम के कमाएगा क्योंकि उसको आपने सुधारा है। बहुत बढ़िया, सही अच्छा, जवाब है। एक इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, बट ये ऊपर नहीं नीचे जाता है। मतलब लोगों को लगता है ना कि जैसे 4 लोगों को ज्वाइन कराया, अब चारों काम नहीं कर रहे किसी वजह से, या एक काम कर रहा है 3 नहीं कर रहे हैं, तो वो लोगों को सुधारने में लगे रहते हैं। इससे अच्छा एक नया पैदा कर लेते, लेकिन वो उसी को सुधारने में लगे हुए हैं। तो उस पर क्या बोलोगे आप? दरअसल सुधारने में वो लगे हुए हैं जिनके पास खुद की लिस्ट नहीं होती। हम्म। वो सोचते हैं मैं गलती से जिन दो तीनों को लेके आ गया
अब इन्हीं को मैं दीपक जी और मनोज जी बना के मानूंगा, जबकि आपने ही परसों बताया था कि ऐसे लोगों को बनाया नहीं जाता, ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है। तो हम लोग देखिए, बनाने का काम ईश्वर का है, ठीक है। आप कैसे सुधार सकते हो यार? जब एक बात जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया में सबसे प्यारे कोई होता है तो वो माँ बाप के लिए उसके बच्चे होते हैं, और वो मोटा मोटा नहीं तो 7-8 साल का जब बच्चा हो जाता है तब वो माँ बाप उसको सुधारने में लगते हैं, ठीक है। आपके हाथ में जो सुधरा हुआ बंदा किसी ने दिया है, फार्म भरा है, वो आईएएस नहीं है, और उस माँ बाप ने पूरा जोर लगाया था मेरा लाडला आईएएस बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए। अरे यार, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं सुधार पाए तो आप कौन से बाग की मूली हो जो उसको सुधार दोगे? उन्होंने जीवन लगा दिया, जो आइटम आपके हाथ में आया जिसको आप सुधारना चाहते हो। इन चीजों में मत पड़ो मेरे भाई। अगर आप इस दुनिया में किसी को सुधार सकते हो तो वो है सुभाष मंडा ही सुभाष मंडा को सुधार सकता है, ना ये डाउन में किसी को सुधार सकता है, ना ऊपर वाले को किसी को सुधार सकता है। आप गलत जगह पे जोर लगा रहे हो। जितना जोर लगाना है, जितना सुधारना चाहते हो, खुद को सुधार लो, रिजल्ट बढ़ जाएगा। किसी और को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आपके कोर्स से बाहर का सब्जेक्ट है। नहीं कर पाएंगे हम लोग, ऐसा है जो, ठीक है। तो प्लीज, ना ऊपर ना नीचे, ये बिजनेस खुद से स्टार्ट होता है। जितना खुद को सुधार पाएंगे उतना हम तरक्की कर जाएंगे। खुद को सुधारिए, औरों को मत सुधारिए, चाहे वो डाउन लेगी क्यों है। एक नया इंसान नए संभावनाएं लेके आता है, उसको सुधारने में जितना टाइम लगाया है, काश आप लिस्ट पे लगा लेते, 10 लोग नए आते, उन 10 लोगों में से 2 लोग हो सकता है अच्छे आपके जैसे आ जाते। हाँ, आपके जैसे 5 लोग याद है ना, हम बात कर चुके हैं, आपके जैसे आ चुके। आप सुधार रहे हो, वो भी सुधारने वाले ही आ जाएंगे, वरना काम करने वाले कब आएंगे फिर आपके साथ? तो इसलिए सुधारने वाले छोड़ो, काम करने वाले हमारे जैसे उन 10 में से 2 भी आ गए, उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए, वो सुधर जाएंगे। इस पे भी हम बात कर चुके हैं। हम आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते। तो उनके साथ जब काम करेंगे, रिजल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। बाकी सुधारने का काम छोड़ दीजिए। चलो। अच्छा, एक ना, जैसे आप कई बार आपकी स्टोरी में बातों बातों में मेरे से निकल जाती है हर जगह, कि सुभाष जी ने स्ट्रक्चर पे काम किया और वैसी जगह पे भी जाके लोगों को डाल दिया जहाँ पे उनको पॉइंट भी नहीं मिला, 11,000 भी नहीं मिले, 2,500 भी नहीं मिले, तो वैसे वैसे त्याग आपने किए। तो इसका ना एक निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है कि सब मेरी तरफ देखने लगते हैं कि आपने तो मेरे को नहीं दिया। ठीक है। सुभाष जी बड़े अच्छे, वो देते हैं। तो सब अपने अपने अपलाइन की तरफ देखने लग जाते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे नहीं देता है, देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा गलत मैसेज चला जा रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करो आपकी, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए। हालांकि उस दिन भी दादा इसी बात पे अपन खूब चर्चा की थी। हम्म। धन्यवाद देता हूं मैं पीयूष जी का, जिन्होंने ये क्वेश्चन रखा था, तो उसके मार्फत उस दिन 500 लोगों को मेरे विचार से जवाब मिला होगा कि ये चीज खुद के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं होती है। ठीक है भी, हमें करना है वो दुनिया की सारी गलतियां सुधारना। वो जो टॉपिक आया था, तो हम क्या योगदान देके जाएंगे हमारी लाइफ के अंदर, वो है। दूसरा बात, सुभाष ने किसको दिया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसको दिया है। सुभाष ने उसको दिया है कि सुभाष तो 7 घंटे सो जाता है, वो 7 घंटे भी नहीं सोता। गहराई से लेना यहाँ पे, अपने जितने जो साथी बैठे हैं, और जो अगर इस प्रकार की अगर कोई भावनाएं किसी और के लिए रखता है, तो क्या आप वो पर्सन हो? खुद पे करते जाओ अब ये सारी बातें, कि क्या आप वो इंसान हो कि जो अपलाइन को कभी, जिसने फोन करने की भी नौबत ना आए, और आप खुद ऑटोमेटिक मोड पे 24 घंटे इस बिजनेस को जीते हो क्या? सपनों में नहीं जीना होता है, हकीकत में जीना होता है। आपकी अपलाइन उस प्रोग्राम में चाहे ना पहुंचे, आप पहुंचते हो क्या? बड़ा इवेंट 1000 किलोमीटर दूर है, क्या 1 सेकंड के लिए भी आपके मन में आता है कि इतनी दूर है यार, कौन जाएगा? सर, मैंने उन लोगों को बंदे दिए हैं, मैंने उनको कभी नहीं दिया। मुझे मालूम है कि ये खुद भी मरेगा और उस बंदे को भी मारेगा। जब मारना ही है तो यार फिर वो ठेका तो मैं ही ले लेता हूँ, इजी काम है, साथ में वन टाइम पैसा भी कमा लूंगा, और मारना तूने भी है तो इससे अच्छा मैं मार देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे से जब मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा
तो बंदे का तो नुकसान होगा। तो इससे अच्छा फिर पैसे कमा के मैं मार दूं, तू क्यों मारे इसको। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग, एक और बताऊं, अच्छा बंदा कभी आपसे मांगता नहीं है, उसको मिलता है। अपलाइन खुद मजबूरी बन जाती है उसकी कि मैं इसको दूं। बहुत और बढ़िया। यहीं से पता चल जाता है उन दो लोगों के नेचर का, कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। क्योंकि जो मांगता है, इसका मतलब वो डिजर्व नहीं करता। नोट कर लीजिए, पहली तो निशानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी कि मांग तभी रहा है कि उसका, वो वीक है। ठीक है। और वीक इस मामले में नहीं है। वीक का मतलब ये नहीं होता कि कमजोर। आप उस इंसान को भी बंदा दे सकते हो, चाहे उसकी ज्वाइनिंग कम हो, मगर क्या वो, आप देखिए कि मेरे में ये कमी है, क्या उसमें वो कमियां हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए जो आप में है। मैं हो सकता है सुबह 7 बजे उठने में आलस कर जाऊं, तो मैं देखूंगा कि क्या मैं जिसको दे रहा हूं वो 5 बजे भी इस बिजनेस के बारे में उठ के सोचना स्टार्ट कर देता है क्या। क्या वो मुंबई भी पहुंचने के लिए तैयार है। कल ही ये फोन मारे कि मेरा एक मित्र मुंबई रहता है और उससे मेरी बात हो चुकी है, चलो चले। तो उस टाइम वो मुझे फोन मारेगा या जिसको मैंने दिया है उसको फोन मारेगा। अगर वो मुझे फोन मारेगा तो नहीं देना है, क्योंकि जब जाना मैंने है तो फिर मैं कमाने का भी हक रखता हूं। इसका मतलब आपके सारे उत्तरदायित्व वो इंसान निभाए। और जिंदगी में जिसको दिया था वो बंदा आपसे मिलने जरूर आए, मगर इसलिए मिलने आए कि भाई साहब सुभाष, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक ऐसे हाथों में दे दिया कि पिछले 1 साल में आपको याद भी नहीं कर पाया, माफी चाहता हूं। उसको दिया जाता है सर। आपकी अपलाइन की मजबूरी बन जानी चाहिए। ठीक है। यार अपलाइन है, उसको फोन मार रही है, जूम पे लोगों को बुला लो। हाँ जी, वो खुद आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। आजा यार सेमिनार में चलते हैं यार, 8-9 हज़ार रुपए लगते हैं, मैं तो दाएं बाएं से लोगों को बिठा लेता हूं क्या। अरे मेरे भाई, मारने के लिए थोड़ी है बंदे, लाइफ के अंदर है जो। आपके अपलाइन वाले कौन कौन से गुण हैं जो आपके अंदर है, कि आपके अपलाइन है वो रात दिन आपके बारे में सोचे। वो हनुमान जी वाली स्टोरी, श्री राम जी वाली स्टोरी सर, सारे नेटवर्करों को मालूम है, शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, कि एक लाल डायरी और एक जो दूसरी डायरी लेके बैठे थे, नारद जी जाते हैं कि बोलते हैं कि यार प्रभु श्री राम, आप इस डायरी में किसका नाम लिख रहे हो। कि मैं उन भक्तों का नाम लिख रहा हूँ जो रोज मुझे याद करते हैं। तो नारद जी ठहरे, भाग के उस डायरी में देखते हैं ऊपर से नीचे तक सबसे ऊपर तो नाम नारद जी का और हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। तो गए नारद जी तो हनुमान जी के पास, अरे भैया क्यों रात दिन राम राम करता रहता है, मैं तो प्रभु की सारी माया देख आया, वो असली डायरी देख आया जिसके अंदर तेरा नाम ही नहीं है। तो उसने कहा मुझे मतलब नहीं है, मैं प्रभु को याद करता हूं, मैं कब कह रहा हूं कि उस डायरी में मेरा नाम हो या ना हो। वो अपना काम लगे रहते हैं। एक दिन नारद जी फिर जाते हैं, इस बार भगवान श्री राम के पास कोई और कलर की डायरी थी। तो फिर चूल मची कि ये क्या है प्रभु, क्या ये वो डायरी है जिसमें मैं अपने भक्तों को रोज याद करता हूँ। कि प्रभु वो तो कुछ अलग था, ये कुछ अलग हो गया, यानी आप भी याद करते हो। कि हाँ मैं भी अपने भक्तों को याद करता हूँ। कि मेरे को प्रभु दिखाओगे कि ले देख ले, उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का था। तो क्या आप वो हैं। मुझे गर्व होता है कि जब दीपक सर मेरे को फोन करके कहते हैं कि मेरे भाई 3 महीने हो गए, तेरा फोन तो आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही फोन कर लेता हूं। तो मेरे भाई, शिकायत के लिए क्या सर, पिछले पौने 4 साल में एक कॉल आया है सर मेरा आपके पास कभी किसी शिकायत को लेके। नेवर, नेवर, मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को रियल में ये पता चले, सिंगल कॉल आया है कभी। नेवर। सर फोन देखते ही कई बार टेंशन हो जाती है कि ले भाई क्या जवाब देना है। टेंशन का फोन आ गया, नाम नहीं लेता बंदा कि सुभाष का फोन आ गया, कि टेंशन का फोन आ गया, और अब उनको ये चाहिए कि मेरे को बंदे भी दे दे। हम्म, नहीं भाई, माफ कर, माफ कर। देखो हमारे दीपक जी, हमारे गांव में एक कहावत भी है कि भगवान भरिया में भरे। मतलब अगर आप भरे हुए हैं तो आपको और भरता है भगवान। हम्म, जैसे नदी जब चलती है तो वो जाती कहाँ पे, रेगिस्तान में नहीं जाती, वो जाती समुद्र में जहाँ ऑलरेडी ढेर सारा पानी है। हम्म, ये प्रकृति का नियम है। तो आप अगर कुछ अगर परफॉर्म कर रहे हो तो अपने आप ही आपका अपलाइन का ध्यान जाएगा और वो आपको ऊपर पकड़ेगा और बोलेगा चल यार भाई तेरे साथ काम करना है। हम्म। तो ये बातें मुझे लगता है सुभाष जी समझदार लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगी। और समझदार व्यक्ति को जब आप चांद दिखाते हो ना ऐसे उंगली करके तो वो चांद दिखता है, लेकिन मूर्ख उंगली दिखता है। ठीक है ना, वो चांद नहीं दिखता, बोलता है ये उंगली कैसी, क्या है इसकी यार। तो आप
जितने भी अगर यहाँ पे बैठे हुए और आज कुछ लेने आए तो मैं समझता हूँ पिछले 5 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल गया होगा सर। थैंक यू सुभाष जी। चलिए सोनू जी। नमस्कार, जय हिंद सर सभी को। जय। तीसरा दिन है सर आज सवाल जवाब का। आज बड़ा हिम्मत कर पाया मैं भी हाथ खड़ा करने की। मेरा क्वेश्चन ये है सुभाष सर से कि सही मायने में काम तो इनका कहना नहीं है कैसा है, बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन ये बताइए सर, जैसे सबको पता है बिजनेस में पैसा लगता है, लेकिन जब इस बिजनेस में हम किसी को लाते हैं और कई सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो बाकी फील्ड में उनका नुकसान हो चुका है, कई सारे ऐसे मित्र हैं और उनके पास कुछ बचा नहीं है, मशीन लेने तक के पैसे नहीं है। अगर जैसे तैसे मशीन ले भी लेते हैं तो उनको सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं है। अगर मशीन नहीं है, उनको हम लोग टकोरी आईडी लगा दिया, वो भी काम करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके साथ कोई ऐसा बंदा, आप उसको कैसे सरवाइव करा पाते हैं? उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और करना तो चाहता है, बहुत बड़ा स्किल है उसके पास, लेकिन कैसे उसको मूव करने के लिए या कहीं जाने के लिए खर्चे चाहिए, रोज 200-400 रुपए चाहिए होते हैं, तो इसको कैसे उसको आप करा पाते हैं या क्या करते हैं? थोड़ा सा इस पे सर एक्सप्लेन करें। थैंक यू सर। सोनू भाई, लगता है ये सेम दर्द है वो शशि भाई का भी है। तालियां बजाई है, आंसर के लिए नहीं, क्वेश्चन के लिए ताली बजी है इस बार। ठीक है, तो एक चीज बताऊं आपको। जी जी। उस बंदे के पास पैसा बेशक नहीं है, मगर उस बंदे के पास क्या हौसला है। यस। सबसे बड़ी जो चीज है ना, पैसा होना नहीं होना मुद्दा नहीं है, ये हमारे दिमाग को लगता है। दादा बेटर जानते हैं क्योंकि फर्स्ट डे से जानते हैं मेरे को। बिल्कुल सर। मैंने यहाँ पे मैं वो फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ। मैं ट्रेन के लोकल वाले डिब्बे के अंदर बैठ के 250 किलोमीटर 400 किलोमीटर यात्राएं की है। कौन से डिब्बे में बैठ के? स्लीपर में नहीं, लोकल वाले में। सीट जनरल। उसमें मिलती नहीं है, कन्फर्म उसमें होता नहीं है कुछ भी। तो वहां पे यूं लेके अपनी मशीन को बैठ के इस बिजनेस की स्टार्टअप की थी। कारण पैसा मेरे पास भी नहीं था मगर हौसला था। सेकंड चीज, कैंगन जिस नेचर का बिजनेस है, आप तो खुद चूंकि आज अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मात्र अगर आदमी 30 किलोमीटर का दायरा भी पकड़ ले तो ये बिजनेस उसका खर्चा निकालने का दम उस 30 किलोमीटर में ही रखता है। ये कोई 1500 रुपए वाला बिजनेस नहीं है जहां पे आपको 1000 लोगों की टीम बनाने के बाद भी तय ना हो कि आपका खर्चा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अगर आप 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर जब कोई और आके उस दायरे में मशीन दे के किसी को जा सकता है, तो क्या वो इंसान नहीं दे सकता उसी दायरे के अंदर? जरूरी थोड़ी है कि मैं यहां से इंदौर ही जाऊं, मेरे संगरिया के अंदर भी तो मशीनें निकल सकती है। और अगर 4-5 मशीनें भी वो निकालने में कामयाब हो जाता है, तो ये बात बेईमानी हो जाती है कि मेरे पास खर्चा नहीं है किसी और जगह जाने का। क्योंकि सबसे जो पॉजिटिविटी मुझे मिली थी जब मैंने पहली बार इसको देखा था, दो ही चीजें थी। डेमो देखते ही मेरे जो ये जो है ना रोम, सारे के सारे भाई साहब खड़े हो गए थे। मैंने कहा ये मशीन चाहे तेज बिके या धीरे बिके, मगर ये बिकेगी, ये क्रांति है। सेकंड, मैंने जैसे ही प्लान देखा तो मैंने कहा ऐसा प्लान मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा है। नेटवर्किंग तो छोड़िए, दुकानदारी की तरह भी अगर इस मशीन को बेचने में कामयाब हो गए और 5 सालों में भी अगर 100 बेच ली तो करीब 50 लाख रुपए बनते हैं। एवरेज 10 लाख रुपए बनती है। और 10 लाख रुपए यहाँ पे बहुत से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बैठे हैं मेरे साथी, जिनको 10 साल हो गए हैं और उनकी अभी ग्रोस सैलरी 10 लाख पे नहीं पहुंची है 10 साल बाद, जबकि वो फर्स्ट ग्रेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल अपार संभावनाएं हैं। और 25-30 किलोमीटर के अंदर उसको कोई खर्चे की जरूरत नहीं है कि उसको वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा लगाना पड़े। मेरे भाई, 1-2 लीटर की जिसको पीने में जिंदगी निकाल दी, वो 2 लीटर की बोतल खरीदनी है, उसका इतना बड़ा खर्चा नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि आज की तारीख में है वो मैं इतना भी पैसा नहीं है कि मैं खरीद पाऊं, ग्रीन टी खरीद पाऊं, तो सामने वाले की रसोई से जाके सामने वाले की हल्दी ले लो। वो भी घर से मत लेके जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है कि सर आपकी हल्दी दो, कहीं आप कहो कि मैं कुछ मिला के लेके आया हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब जवाब उसके पास है, मगर उसके पास अगर हौसला नहीं है तो सोनू जी फिर ये गलत फहमी भी निकाल लेना। उसके पॉकेट में 1 लाख रुपए डाल के देख लेना, 90 दिन वो आप
90 दिन बाद आपके सामने बैठा होगा, 1 लाख रुपए चूर के खा चुका होगा, उसकी एक भी सेल नहीं होगी, और आप और टेंशन में आ जाओगे कि मेरे 1 लाख का क्या बना, बन गया जो बनना था। तो ये दिमाग से निकाल दें कि पैसा किसी का बिजनेस चलाता है, पैसा बिजनेस नहीं चलाता, वो इंसान बिजनेस चलाता है। उसमें हौसला जिंदा होना चाहिए, उसके अंदर आज भी वो जो बर्निंग डिजायर है, जो आग है, वो है या नहीं है। अक्सर ऐसे लोग अपने आप को पर्दे के पीछे छुपाना पसंद करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ऐसे लोग फ्रेशर नहीं होते, पहले से कहीं ना कहीं पापड़ बेले हुए होते हैं, तो वो बातें करनी और सीख चुके हैं कि मैं कैसे अपने आप को छुपाऊं। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए शेर से भी बड़ा कलेजा चाहिए। ये बात लिख के ले लीजिए कि यस मेरी गलती है। कमजोर लोग होते हैं वो जो दूसरे के सहरा बांधना पसंद करते हैं। थैंक यू। बहुत खूब। चलिए, तो ये डॉक्टर कृष्णा आप कभी हैंड रेस कर रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, किधर हैं आप डॉक्टर कृष्णा? ओ सॉरी सर, वो मेरा बार बार डिस्कनेक्ट होता है इसलिए दिक्कत है। अच्छा अच्छा, बोलिए। मेरा ये सवाल था सुभाष जी से। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार सर। आ, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि माहौल में रहते हैं तो कंगन 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 करते हैं और कहते हैं कि पूरा आग लगा दूंगा एकदम, इस महीने 6 कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन जैसे ही माहौल से बाहर जाते हैं फिर वो किसी और दुनिया में खो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश नहीं है, ये संदेश आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है। जब इमारत बनती है ना, तो ईंटें सीधी नहीं रखी जाती, उसके बीच में भी कुछ मटेरियल डाला जाता है, ठीक है। उस बंदे ने तय करना है कि उसने इमारत बनना है या बीच वाला मटेरियल बनना है। समझ गए होंगे जितने इस प्रकार के साथी हैं। आप लोग हमें आगे बढ़ाने आए हो तो बहुत ही शानदार बात है। कभी कभी प्रोग्राम में जाइए, 1-2 ज्वाइनिंग निकाल दीजिए ताकि हमारा भी खर्चा निकल जाए ना भाई। हमने खर्चा लगाया है, वो कौन निकालेगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल तक जब पैसा नहीं है? और मुझे आगे तो बढ़ना है हर हाल में। तो वो जो कमियां पूरी करेगा वो भगवान उन्हीं को तो भेज रहा है अपने पास कि तेरा इरादा बहुत बुलंद है बंदे, तू तो हटने वाला है नहीं। मगर तुझे आगे बढ़ने के लिए कभी 20,000 कभी 25,000 की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं कुछ लोग भेज रहा हूं जो कभी कभी करंट में आएंगे, तेरे को एक ज्वाइनिंग दे जाएंगे, तेरे को 25 आ गए, 39 आ गए, कुछ आ गया, तू आगे बढ़ जा। उसी का काम सिर्फ इतना ही है, और इसीलिए तेरे लाइफ में उसको लेके आया हूं ताकि तू -3 बन पाए। वो अलग बात है कि वो बंदे कहेंगे मेरे को यूज ले लिया, तेरे को यूज नहीं लिया गया, तूने खुद ने अपने आप को बर्बाद किया है। तेरे अपलाइन के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो अलग से है वो उसको कोई माहौल मिला हो। वही चीज तेरे पास है, वही चीज उसके पास है, वही लोग तेरे पास है, वही लोग उसके पास है, वही मशीन तेरे पास है, वही मशीन उसके पास है। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर इसी जगह पे है, क्योंकि फिर शायद तेरी नीयत ऐसी थी तो परमात्मा ने तेरे को इसीलिए चुन लिया कि यार चल तू किसी और के तो काम आ, ठीक है। भी एक इंसान ने कहते हैं कि अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी, है ना, सृष्टि के लिए। तो यार तू छोटा मोटा तो योगदान दे। जब वो -3 बनेगा तो उसकी स्टोरी कहां से बनेगी वरना। तो मेरे जितने साथी ये चीज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। परमात्मा ने किसी न किसी काम लगाए और आप काम आए। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। मतलब कुछ लोग मिलेंगे कृष्णा जी हमको ना, एक बाराती वाला घोड़ा होता है और एक होता है चेतक। तो चेतक ढूंढने हम लोग निकले हैं, तो कुछ बारात वाले घोड़े भी मिलेंगे कि जब तक वो बैंड बाजा बजेगा तभी तक डांस करेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा। इसीलिए दीपक जी, मेरे मेरे एलडीपी में सबसे बोलता हूँ पहले कि आप बताओ कि आप शिक्षक बनने आए हो कि बनाने आए हो। यस बनने आए हो तो यहाँ भी क्यों आए हो? आप घर बैठो। बनाने आए हो तो फिर भैया, जैसे इस मीटिंग में भी आने की कोई जरूरत नहीं आपको। पर अगर बनने आए तो अपने इरादे बुलंद कर लो पहले ही दिन कि नहीं भैया, मैं किसी को शिक्षक बनाने नहीं आया, मैं बनने आया हूँ और मैं इस बिजनेस के अंदर बन के दिखाऊंगा। ये स्ट्रांग कमिटमेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। विजय कौशल जी। दीपक सर, आपको गुड मॉर्निंग और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सुभाष सर, आपको भी मेरी तरफ से। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज आपका तीसरा दिन है सर, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से हम कुछ आपसे सीख पाए। मेरे सवाल तो बहुत सारे थे,
लेकिन बहुत से सवालों का मेरा सॉल्यूशन तो हमको मिला है। पर कुछ सवाल हैं एक जो मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे। तो सर हम जैसे डेमो दिखाता हूँ मैं विजिट करता हूँ, स्ट्रेंजर्स लोगों से मेरी मुलाकात होती है सर। तो सर हम जानना ही चाहते हैं कि अगर सामने वाला उस टाइम इंटरेस्ट तो लेता है, उस टाइम तो बताता है कि हाँ अच्छा है, अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन सर फॉलोअप के दौरान मतलब कि कॉल रिसीव ना करना या फिर कभी अगर बात होती भी है तो रिस्पांस उस तरीके से नहीं देता है जिस तरीके से हम चाहते हैं सर। और हम चाहते हैं सर कि जो जज्बा हम में है, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि वो इस चीज को समझे, तो उस तरीके से सर मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि सामने वाला इस चीज को समझ पा रहा है। उनको वीडियो वगैरह भी मैं भेज रहा हूँ, सारी चीजें हम मदद कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसा क्या तरीका है फॉलोअप का कि जिसके वजह से सामने वाला इस चीज को अच्छे से समझे, और इसका जो प्लान है सर वो उस टाइम दिखाना सही रहता है या फिर उसके लिए अलग से मीटिंग करना सही होता है सर? ये दो चीज मुझे थोड़ा अच्छे से बताइए, यही आपसे जो जानना सर चाहते हैं। वो सर आपके कॉमन सेंस पे है कि जी। ज्यादा से ज्यादा, हालांकि मेरा ये मानना है कि मशीन है वो हेल्थ की बजाय अगर बिजनेस व्यू से भी पुश की जाती है तो वहां पे मशीन इजी जाती है केवल हेल्थ के लिए। मैंने ऐसे फैमिली में देखा है जहाँ पे कैंसर हो चुकी है मगर वो मशीन को परचेज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बताने वाले ने बिजनेस नहीं बताया है। उसको कैंसर से ठीक करना चाह रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आपको पहले से कैंसर है और हमारा पानी ये कर देगा। ठीक है, जबकि उसको कैंसर है फिर भी परचेज नहीं कर पा रहा है और है जी उसकी सर। हैसियत भी है। ठीक है, तो बिजनेस प्लान हमेशा कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि बताना चाहिए। और फर्स्ट टाइम अगर नहीं बता पाए हैं तो फॉलोअप में तो फिर जरूर बताइए ना, क्योंकि आपने एक हथियार तो आजमा ही लिया है। तो फॉलोअप में तो कम से कम उसको जाके अब बिजनेस प्लान बताइए आप। तो पहली चीज बिजनेस प्लान बताना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं बता पाए हैं, आपको लगता है कि नहीं बताना उचित है। हालांकि आज की तारीख में लोग, आप नहीं बताओगे तो आपके घर से निकलते ही उसने सर्च मारना है और उसको वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, 10 साल पुरानी बातें नहीं रही अब। आज की तारीख में 4 लाख मशीनें इंडिया में सेल हो चुकी है, तो हमें बताना चाहिए। सेकंड बात पे आ जाओ अब आप कि इस समस्या का, ये समस्या नहीं है, ये नेचर है। इनमें दो चीजें होंगी। एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, इसका समाधान उसमें छुपा हुआ है। न कि कोई 5 लोगों के और 10 लोगों के हम हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और उसी को समझाने पे सब कुछ तुले हुए हैं और उसको हम सब कुछ बनाना चाहते हैं। हमें खुद को बनना है, ये समझ लीजिए। आप जितने ज्यादा अपने आप को इस बिजनेस में डुबो देंगे वो खुद में सुधार होता चला जाएगा, और जब खुद में सुधार होता चला जाएगा तो आपकी बातों के अंदर वो आकर्षण पैदा होगा कि सामने वाला इंसान बिजनेस से पहले आपका साथ पसंद करेगा। वो फोन नहीं उठाएगा तो आप अगर उसको फोन करना छोड़ दोगे तो उसके वो मलाल रहना चाहिए कि बहुत दिन हो गए यार, उस बंदे से बात नहीं हुई है मेरी। उससे बातें जब होती है तो मजा आता है। और जिस इंसान को आपके साथ रहने में मजा आना स्टार्ट हो गया वो आपके बिजनेस में भी आ जाएगा, ये लिख के ले लीजिए। हम लोग उस पे इतना प्रेशर डालते हैं फोन के जरिए केवल बिजनेस का। हमें अपने आप को जोड़ना था उससे, और हम उसको बिजनेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग फेज के अंदर है जो, यहीं पे जी। वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक किसी भी इंसान को, जब तक वो बिजनेस में एंटर नहीं कर गया है, उसको बिजनेस से जोड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने उसको अपने आप से जोड़ने की कोशिश की थी। मुझे मालूम था अगर मैं अपने आप से 200, 400, 500 लोगों को जोड़ने में कामयाब हो गया तो उन 500 में से 50 लोग मेरे बिजनेस में भी आ जाएंगे। ये पक्का है, नोट कर लीजिए। अगर 500 लोगों को आप अपने आप से जोड़ लीजिए, वो तो फ्री में है ना, उसके लिए तो मशीन नहीं देनी है विजय भाई किसी को। तो आप नहीं अपने सर। आप से 500 लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाइए। आप उनकी कमजोरी बन जाइए कि यार उस इंसान से जब बात करता हूं तो मजा आ जाता है। उन 500 में से 500 तो नहीं मगर हाँ 50 लोग आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपके साथ होंगे। और उसके बाद दीपक जी सर वाला फार्मूला लागू हो जाता है कि किसी -3 से मिलके पूछिए कि आज तक आपने पर्सनल कितने लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, तो वहां पे उत्तर मिलता है 20, 25, 30, 35, जबकि आप 50 को लेके आने में कामयाब हो चुके हो। थैंक यू, मेरे पास यही जवाब है इसका सबसे, और दूसरा नहीं है सर। मैंने, बहुत क्योंकि जो बहुत मैं खुद इस्तेमाल करता हूं मैं वही जवाब देना पसंद करता हूं। बिल्कुल सर, अच्छा लगा। मतलब आपके पास देखो, कई बार ना हम लोग इतने
मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेस, हमारा डिस्परेशन कि जल्दी बिक जाए, ये जब दिखता है ना लोगों को तो लोग आपसे भागने लगते हैं। और जब आपके चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कुराहट, निश्चिंतता दिखती है कि नहीं यार ये बेच नहीं रहा है मेरे को, ये चाहता है कि मैं इसके साथ जुड़ूं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं और फिर मशीन भी खरीद लेते हैं और बिजनेस भी कर लेते हैं। तो आपको वैसा व्यक्तित्व बनने के ऊपर काम करना पड़ेगा, वैसा व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ेगा कि आपसे मिलके लोगों को अच्छा लगे, आपका कॉल जाए तो वो खुश हो जाए। ठीक है, ऐसा इंसान बनना पड़ेगा और ये एक प्रोसेस है, हड़बड़ी से नहीं काम चलेगा। ठीक है, ये बनने में सुभाष जी को भी बनने में समय लगा है। ठीक है, मनोज तिवारी जी को भी ये बनने में, जो आज बातें वो करते हैं वो बनने में समय लगा है। ठीक है, इसलिए काम करते रहिए लगन से और सीखते रहिए और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट, जिस दिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप उतना ही कमा पाते हैं जितनी आपकी पर्सनालिटी में दम होता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे तभी जब आपकी पर्सनालिटी में दम हो। और पर्सनालिटी में बहुत चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये एक अलग मुद्दा है जिस पर हम लोग कभी बात करेंगे। दीपक जी, एक चीज है कि यहाँ सबको एक शब्द लिखना चाहिए अपनी डायरी में, शब्द कोश। हाँ। ये आपके शब्द कोश में नए शब्द आ रहे हैं क्या ड्यूरिंग किंगन, और वो आप अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में अप्लाई कर रहे हो क्या, या आज भी वही शब्द है आपके, ले ले थारे हमारी कसम बहुत अच्छी मशीन है, मैंने ली तू भी ले ले, इससे ऊपर आप उठ पाए हो क्या? तो फिर आप समझना कि अभी दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है, आपको अपने शब्दकोश में नए नए शब्दों का समावेश करना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएंगे? वो इन मीटिंग्स के थ्रू आएंगे। अगर आपको मीटिंग में आने का समय नहीं है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस देख लो, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे सेशन है, दीपक जी के सेशन में बहुत सारे सेशन है। तो आप वहां से बैठ के आप एक एक घंटे के सेशंस देखो। और इसके लिए सबसे पहले आपको रील्स देखनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि रील एक नशा है और नशा आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। क्योंकि आपका पेशेंस जो है वो 5 सेकंड 10 सेकंड वाला रह गया है, आप एक घंटे के वीडियो एपिसोड आप देख नहीं पाते हो। और आपको अच्छी चीजें 5-10 सेकंड में नहीं मिलेगी भाई साहब, वो एक एक घंटे के सेशन को धैर्य के साथ आप देखोगे तभी आपको चीजें मिलेगी। अब मेरी टीम के काफी लोग अभी नहीं आ पाए हैं दीपक जी, लेकिन उनको इंतजार है आपकी इस रिकॉर्डिंग का। हम्म। और हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम ऑफिस के अंदर स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे कि आइए सुभाष जी का सेशन 3 दिन का हम लोग अब बैठ के टीवी के ऊपर देखेंगे। तो हमारे ऑफिस के अंदर अब बैचेस बनेगी 30-30 लोगों की, और 30-30 लोग बैठ के स्पेशली यही एपिसोड दोबारा हम लोग देखेंगे। और मैं खुद भी देखूंगा बहुत कि खूब। यार 3 दिन का सेशन कैसे अपन ने कैसे क्या क्या सीखा, क्योंकि एक बार में तो हम कोई कंप्यूटर थोड़ी है यार कि एक बार में सब पकड़ लेंगे सारी चीजों को। बोल जाते हैं, सही बात। भूल जाते हैं, इवन डायरी में लिखने के बाद भी आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। नहीं करता, सही बात। तो वो आप जब बार बार करोगे तो वो चीजें आपकी साधारण बोलचाल की भाषा में आ जाएंगी। और यही हमने भी किया, यही आप भी करो। बिल्कुल। आज भी मैंने देखा सुभाष जी पहले से पके हुए थे, पहले से सीखे हुए थे, लेकिन जब ये जुड़े ही मैजिक में तो एकदम बच्चे की तरह इन्होंने हमारे शब्दकोश सीखे इन्होंने, क्योंकि कैंगन से रिलेटेड कौन से शब्दकोश हैं। और इसके लिए लगातार जो मीटिंग में आते थे सुभाष जी, लगातार मीटिंग सेमिनार्स दूसरों का अटेंड कर करके आज इन्होंने अपना एक, जो इनके पास था और जो यहाँ से सीखा, दोनों को मिला के एक शानदार पैकेज बन गया है सुभाष भंडार। ठीक है, एक शानदार पैकेज बन गया। तो वो सर जो समय लगा है। डेमो का, दीपक सर डेमो का जो वीडियो है ना, हम्म। तो एक बहुत पुराना वीडियो था, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था मनोज सर को। हम्म। तो मेरे को यूट्यूब पे मिलता है जिसके अंदर की शायद वो एक ऐसे रूम में वो डेमो दे रहे थे जहां पे गर्मी थी, क्योंकि वो बार बार पसीना पहुंच रहे थे। उस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे भी है, शुरुआती 2 या 3 वीडियो जो मैंने चढ़ाए हुए हैं पौने 4 साल पहले, उसमें वो भी है। मुझे उस वीडियो को 102 बुखार था मैंने और सुभाष जी। मेरे साथियों ने शायद 20-20 बार देखा है। हम्म। लाल कोट में था वो वीडियो। हाँ, और जिसके अंदर मैं की और काफी मुझे गर्मी उस थी या समय नहीं। 102 बुखार था सर, 102 बुखार में मैंने वो जूड़ी ताप पिया था, 1 चम्मच बैद्यनाथ का एक आता है सिरप बुखार उतारने के लिए, और वो बुखार में ही मैंने डेमो शुरू किया। और पूरा डेमो हुआ तब तक मेरा बुखार भी उतर चुका था, और वहाँ एसी चल रहा था और मैं पसीना पसीना हो रहा था, क्योंकि वो जूड़ी ताप पीने के बाद पसीना आता है बॉडी से।
तो अब वो आप देख कोविड के लीजिए समय कि वो जो डेमो है, इतनी बार देखा कि पिछले 3.5 साल में अब वो डेमो मैंने नहीं देखा है। मगर मुझे यहां तक याद पड़ा है कि वो अपना सर है ना, पसीना है, वो रुमाल से पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो कितने गहराई से और कितनी बार देखा होगा इस वीडियो को, आप अंदाजा लगा लीजिए। यूं ही कुछ नहीं होता, एक ही लाइन पे बहुत बार चलना पड़ता है, तब जाके कुछ अच्छी चीजें हमें याद रह पाती है। सही बात। लोग ना उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ मुझे रामबाण मिल जाए, कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ फॉर्मूला मिल जाए। उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। मैंने पेन लेना शुरुआत, ही पड़ेगा, माँ बनना है तो। हाँ, शुरुआत में मैंने डैनियल डिमाकाले का, क्योंकि उस समय कोई वीडियो था नहीं इंडियन लोगों का, तो डैनियल डिमाकाले का मैंने हजारों बार वीडियो सुना है। मतलब मैं डेमो करके निकलता था और फिर सुनना चालू कर देता था कि और इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। फिर डेमो किया, फिर उसको सुना, तो सुनने से ना लगता था यार यहाँ पे मैं कमी कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर एक इतना पैकेज बन गया मैं अच्छा, कि जहां जाता था लोग मशीन के लिए इंटरेस्टेड हो जाते थे कि नहीं लेना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है। और मैं, जैसे अभी इन्होंने क्या, विजय जी आए थे, तो मुझे पता है कि आपके अंदर अभी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपसे मिलके लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्यों खरीदेंगे आपसे, क्यों जुड़ेंगे आपसे? क्योंकि आपकी जरूरत है, आपको पैसा चाहिए, अगले को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्क्रीन शेयर मत करो यार, जो कोई भी कर रहे हो तो। चलिए आप शशि जी, आप बोलिए। जी सर, नमस्कार सर, को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ये चाहता हूँ सर कि जो एक माइंडसेट की इनकी बात है, तो हम इनिशियल फेज में जब हमारे पास जो सक्सेस नहीं रहता है, तो उस समय हम अपने माइंडसेट को कैसे स्टेबल रखते हैं और वो कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, ताकि हमारा जब रिजल्ट आएगा तो वो दिन तक हमें अपने आप को तो इस बिजनेस में या इस मतलब क्या बोलते हैं माहौल में रहने के लिए, टिके रहने के लिए जरूरत पड़ता है सर। थैंक यू रियो सर। बस बहुत अच्छा दादा ये क्वेश्चन है, चीजें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुभाष भाई। ये दादा चीजें हैं, वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में ये चीजें कूट कूट के भरी हुई है। अगर वहां से समझ ले लें तो यहाँ पे जो अपन है इस टाइम, जो 480-85 लोग जो बैठे हैं, हम में से परमात्मा को आप में से किस किस ने पाया है? क्या हमारी मदर ने, जो रात दिन व्रत उपवास कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्या पा लिया है? मगर उसके बावजूद क्या उनका आज तक माइंड सेट बदला है? वो उसी जब पैदा हुए थे और हम जब से देख रहे हैं, जो डेडिकेशन उनमें तब था वो आज भी है। क्या किया उन्होंने? वो एक मंदिर पे, एक मस्जिद पे, एक गुरुद्वारे पे, जहां पे भी हैं, हम जहां से जुड़े हुए हैं, वहां पे वो जाते हैं और उस माहौल से आज भी अटैच हैं। उस माहौल को उन्होंने कभी लाइफ में छोड़ा नहीं है। तो उनका माइंड सेट जिसको पाने का था वो आज भी डामाडोल नहीं हुआ और वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल आता है तो सबसे पहले उसी चीज को छोड़ते हैं जिस चीज की हमें जरूरत थी। किसको छोड़ते हैं? मेरे साथ बंदे नहीं आए, मैं मीटिंग को छोड़ूंगा। मेरे साथ बंदे नहीं आए, मैं जूम को छोड़ूंगा। मेरे साथ बंदे नहीं आए, अब मैं अपलाइन से लड़ूंगा क्योंकि ये ठेका अपलाइन का था, ठीक है। तो हम वो सारे काम उस दिन स्टार्ट करते हैं जो कि हमें इससे और दूर ले जाए बिजनेस से। और जब जब आप सिस्टम से दूर होंगे, यहाँ पे सबसे बड़े अगर मौके के साथी हमारे साथ हैं तो दीपक जी बैठे हैं और तिवारी सर बैठे हैं। गारंटी है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होते हुए 1 साल 365 दिन लगातार ये किसी भी डाउन लेग का फोन रिसीव ना करें, किसी भी अपलाइन के टच में ना रहें, सेमिनारों में ना जाएं, माइंड सेट खराब हो जाएगा, इतने स्ट्रांग लोगों का भी। तो यहाँ पे आप और हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको अभी रिजल्ट हासिल करना है। तो यहाँ पे मेरे साथी जितने इस प्रकार के लोग बैठे हैं जो स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप एक काम आज के बाद कर लीजिए कि अगर आपकी मदर मंदिर जाना छोड़ दे तो आप जूम पे आना छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी मदर है वो सुबह जो आरती करते हैं आपके घर में या जो भी काम करते हैं, अगर उसको छोड़ दे तो आप इवेंट में जाना छोड़ दीजिएगा, ये आपका हक बनता है। अगर आपको लगता है कि ये तो इस जिंदगी में मेरे को देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आप
ये चीज कैसे कर सकते हैं कि जब वो पूरी जिंदगी लगा सकते हैं जिस एक चीज के लिए, ठीक है, और वो जीते जी या बाद में कब, मुझे मालूम नहीं है कि कब उनकी वो मिलेगी उनको, मगर यहाँ पे आपके जीते जी 2 साल में वो हर चीज आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता सारी मिल जाएगी, मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। मगर इस 2 साल के अंदर इस माइंड सेट को बनाए रखने के लिए, माइंड सेट बनने में भी टाइम लगता है, मगर जितना टाइम बनने में लगता है ना, बिगड़ने में भी टाइम नहीं लगता है। आप इसीलिए इस नेटवर्क जो क्षेत्र है इससे बाहर मत निकलिए, यही एक प्रैक्टिकल तरीका, यही है, दूसरा तरीका नहीं है भाई। प्रैक्टिकल तरीका है कि जिस सब्जेक्ट में, जिस बिजनेस में आप काम करते हो, उस बिजनेस के लोगों से आपकी मुलाकातें कितनी हो रही है। अगर आप डेमो दे रहे हो वो भी आपका पार्ट है माइंड सेट बनाए रखने के लिए। घर पे बैठे हो डेमो नहीं देते हो तो भी माइंड सेट खराब होगा। जिस प्रकार से हमारा ओआरपी मीटर गड़बड़ नहीं हो जाता यस। कि ये यार माइनस कम बताता है, अबे माइनस कम नहीं बताता है, तूने कई दिनों से इसको यूज नहीं लिया, ये बता रहा है। ये माइनस कम यस। नहीं बता रहा है, ये चीख चीख के बता रहा है कि मेरी अपलाइन ने मेरे को काम में नहीं लिया है, उसका माइंड सेट बिगड़ गया है ओआरपी मीटर का। तो सेम अपने आप को काम में ओके। लीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आपका माइंड सेट कभी भी पटरी से उतरने वाला नहीं है, बना रहेगा। थैंक यू दादा। मैं मैं तो इसमें ये सुभाष जी, सवाल, जब मैं डाउनलाइन की ओआरपी मीटर से जब डेमो करता हूँ ना, तो मैं उस रीडिंग से समझ जाता हूँ कि ये कब से, क्योंकि मैं जब डेमो करता हूँ तो मैं बोलता हूँ तू तेरा किट लेके आ और तेरा घर का पानी लेके आ, और तेरे ही किट से सब कुछ मैं डेमो करूंगा, मैं कर तो दूंगा लेकिन तेरा किट होना चाहिए। और जब मैं उसका मीटर से जब देखता हूँ और जैसे ही मैं डालता हूँ, और अगर वो 600-700 गया, तो मैं समझता हूँ कि यार ये व्यक्ति थोड़ा सा सिंसियर है। और मैं पानी घर से इसलिए नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि तेरी वाइब्रेशन क्लाइंट को मिलना चाहिए, तेरे घर का पानी चाहिए भाई साहब, तेरा किट चाहिए उसमें। तू कलेक्टर बन के आ जाएगा और सामने आके बैठ जाएगा और मोबाइल चलाएगा और मैं मेरे किट निकाल के सब कुछ करूंगा, तो ये मैं नहीं करता। तू लेके आ सब कुछ, मैं मेरे शब्द दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। पानी भी तेरा, मीटर भी तेरा, क्लाइंट भी तेरा। बढ़िया। बिल्कुल तिवारी सर, वो ओआरपी मीटर है ना, बेचारा तड़फ रहा है माइनस में जाने के लिए, ठीक है, जा नहीं पाता है वो, ठीक है। बिल्कुल, अरे तो माइनस वही छोड़ो, हालत उसकी स्प्राइट है। में भी प्लस में नहीं जाता है वो। इतने जहरीले उसमें पटक रखा उसको, वो भी प्लस में 200, 150, 200 में झूलता रहता है, बोलते मुझे नहीं जाना। तो मैं ना इस पे कुछ और बातें ऐड करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और हर सफलता के पहले, आप दुनिया में किसी भी सफल आदमी को जानते हो, चाहे वो नैतिक की सफलता हो या दुनिया में किसी और प्रोफेशन में सफलता हो, उनको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कई बार एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उस प्रोसेस में डाउट्स भी आएंगे कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, मन में कई सवाल आपके आएंगे, ठीक है। कभी कभी लगेगा यार कोई और कंपनी भी कर लूं क्या, इनर्जिक का थोड़ा बड़ा टिकट है, एक 300 वाला भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह के दिमाग में आएंगे कि उससे खुदरा आएगा, खुदरा खुदरा आएगा कुछ तो अच्छा आता है सर, मैंने किया भी है। चलेगा। ये गन्ना मैंने 300 वाली कंपनी करी थी। मैंने मैंने इसलिए करी थी कि यार कोई कंप्लेन कर देगा तो अपन 300 रुपये उसको जेब से निकाल के तुरंत दे देंगे। सर उस समय माइंडसेट ऐसा था कि कोई रिपोर्ट रिपोर्ट करेगा तो 300 रुपये देने में दिक्कत नहीं, 3 लाख देने में दिक्कत जाएगी यार। तो दिमाग उस समय ऐसे, क्योंकि अपन भी उसी गटर में से निकल के आए थे, हाँ तो वो गटर में हजारों देखो, लोग खड़े हैं। आपने तब तब किया था जब वही किया था, कैंगन करते हुए तो 300 वाला नहीं किया ना। हाँ नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कई लोग कैंगन करते हुए भी थोड़ा सा देखते रहते हैं। और इसमें ना मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ लोग, कई लोग बोलते हैं सर देखिए, मैं अगर किसी का प्लान नहीं देखूंगा तो मेरा कौन देखेगा। मैं बोलता हूँ मत देखे, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। और मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि मान लो आपकी शादी हो गई, मनोज भाई, ठीक है, मनोज भाई की शादी हो गई है, और ये घर में सुबह उठ के पत्नी को बोल रहे हैं कि आज हमारे यहाँ कुछ लोग रिश्ता लेके आ रहे हैं, चाय वाय बना के मिठाई उठाई मंगा लो, रिश्ता करने आ रहे हैं मेरे से, मतलब वो दिखाना चाहते हैं, खाली करेंगे नहीं क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन खाली दिखाना चाहते हैं। तो आपकी वाइफ क्या बोलेंगी? बोलेगी जब करना नहीं है तो क्यों देख रहे हो, क्यों उनको बुलाया है? शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। सबका खाना भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि एक कंपनी में ज्वाइन हो गए, अरे भाई जुड़ने से पहले 1000 बार सोच लो, 5000 बार सोच लो, लेकिन जब डिसाइड कर लिया कि कैंगन करना है, तो उस दिन सुभाष मंडा भी आ जाए ना, या मनोज तिवारी भी आ जाए मेरे सामने कि छुड़वा दें, तो छुड़वा ना पाए, ऐसा कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए। That's good। देखो दीपक जी, मैंने भी अपनी पर्सनालिटी इतनी इंप्रूव की कि मेरे अपलाइन ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली,
हाँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने आके टेबल पे बैठ के मेरे को डेमो दे दे। ये भी एक पॉइंट है। उसकी लोगों हिम्मत को ही ना, नहीं हुई, और ना उसकी हुई ना उसके गुर्गों की हुई। उसके हाँ, जो गुर्गे थे ना वो भी अच्छा, चले मेरी गए, टीम लेकिन में उसकी हिम्मत नहीं आप, मुझे फोन लगा ले। आपकी अपलाइन ने, उसी तथाकथित अपलाइन ने मेरी टीम में भी बहुत लोगों को टच किया, लेकिन आज तक मेरे को टच नहीं किया। नहीं, नहीं किया मेरे अपना हो रहा ऐसा था, उसको पता था कि ये जाऊंगा तो ये माभेन कर देगा। को। माफी कर देगा। सही बात। उसमें उसमें एक चीज और होती है ना सर, हम्म, कि बाली के अंदर ऐसी शक्तियां थी कि वो सामने वाले की शक्तियां भी ले लिया करता था। हम्म, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आदमी की खासियत होती है कि उसका ऑरा इतना मजबूत होता है कि वो आया तो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, मगर जो वो खुद जो प्लान है ना वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे शिकार करने के लिए आया है, वो शिकार करना तो छोड़ो, वो खुद है वो कई दिन तक किसी और का भी शिकार नहीं कर पाएगा अगर ऐसे आदमियों के सामने बैठ जाए तो। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, जितना काम करना है अपने आप पर कीजिए। कि क्या मजाल है अंगद का पैर हो जाए आप, कि उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली उस टाइम का रावण भी हिला ना पाए, आप अंगद का पैर हो जाएं। और वो कब होंगे? माइंड सेट से होंगे। माइंड सेट आपका कब आएगा? वो भक्ति वालों को भक्ति में जाने से आएगा, मगर यहाँ वालों को तो इस संगत में आने से होगा। हमारी संगत ये जूम है, हमारी संगत है वो इवेंट है, मीटिंग है, हमारी संगत हमारी मशीन है, हमारी संगत उसके डेमो है। वो सारा प्रोसेस एक माइंड सेट को मजबूत करता है। और उसके बाद में ये भी याद रखिए कि हम स्कीम में स्कैम में नहीं है कि किसी को रातों रात रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम एक ऐसे प्रोसेस में है, मच्छर की उम्र कुछ दिन होती है, ठीक है, मगर जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती है ना उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। और हमारी तो मशीन के अंदर जो डाले गए हैं टाइटेनियम प्लेटिनम, उनकी भी 200 साल से लेके 800 साल तक की उम्र बताई गई है। तो इसका मतलब हम एक ऐसी चीज में है जहां पे बिल्ड करने में मुश्किल होगा, मगर उसके बाद में बहुत आसान होने वाला है। पूरा जीवन है जो, ये बहुत आसान होने वाला है। एजुकेशन कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। वो पहली दूसरी 10वीं क्लास 12वीं क्लास बीए एमए कितना लंबा प्रोसेस लेता है, क्योंकि पूरा जीवन टिका हुआ है उस एजुकेशन पे। तो यहाँ पे भी मेरे डियर उतनी 20 साल की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, मगर कम से कम 3 साल की तपस्या करने के लिए तो हम लोग तैयार रहे। सही बात है। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ये बहुत गुजरना पड़ता है इस डाउट्स के फेज से, सेल्फ डाउट के फेज से सबको गुजरना पड़ता है। तो एक दिन ना मैं आर्नल्ड, जो स्क्वार्नेजर, वटेवर नाम है उनका, जो, हाँ जी, यही नाम है, हाँ, न्यूयॉर्क के मेयर रहे हैं जो। हाँ, हाँ, वो पहले बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग के चैंपियन बने, फिर नंबर 1 हॉलीवुड के एक्टर बन गए, फिर मेयर भी बन गए। ठीक है। उस आदमी ने ना सक्सेस के 6 रूल बताए हैं अपनी लाइफ से, और उसमें से एक रूल ये है कि आपके पास कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, रिस्क लेना ही पड़ता है। ठीक है। तो पहले रश्मि भाई को ले लेते हैं। रश्मि भाई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे सर जी नमस्ते। हैं। ओके। सुभाष भाई नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू। सुभाष सर मेरे मन में एक बड़ा सवाल है आपके लिए, मतलब आपके लिए नहीं, सारे बड़े मित्र के लिए है। देखिए एक चीज होता है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो गणित है वो इनाजिक से नहीं आया, उससे कई दिन पहले भी आया है। मतलब कई सारे जो सप्लीमेंट वगैरह कंपनी से वो आए हैं। तो इसमें से जब आदमी जोड़ता है, किसी ना किसी व्यक्ति को देख के प्रभावित होकर जोड़ता है। हो सकता है उसका अपलाइन या कोई स्पॉन्सर या कोई किसी का स्टोरी देख के, इसने कमाया था मैंने कमाऊं, तो उन्होंने तो जोड़ ही लिया। एंड या जोड़ने के लिए जो मन किया मैं जोड़ना चाहता हूँ, फिर वहां पे क्या होता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा, मतलब जो पुराने वाले कंपनी का, वहां पे उनका ऑफलाइन या क्रॉस लाइन कुछ दोस्तों भी होते हैं। और सब जगह में कुछ ना कुछ चैलेंज है। ये सप्लीमेंट कंपनी में भी लोगों ने भी पैसा भी छाप लिया, और वहां पे लोग भी भिखारी भी घूमे। तो उनको मान लो, लोगों को आप कितना भी मना करो, लोग जाके किसी ना किसी को पूछेंगे, अरे भैया ऐसे कंपनी आया, ये ना जी के 3 लाख लगाना है या 2.5 लाख लगाना है, ढिंकाना पकाना करना है, ये सब सवाल करते हैं। तो वहां पे एक जवाब आता है, अरे साला तू 50 रुपया का टैबलेट बेच नहीं पा रहा था, तू क्या इधर कितना तेरा लास्ट 6 महीने में कितना बेचा तू, उधर जाके एक एक मशीन 3 लाख कैसे तू बेचेगा। तो कभी ना कभी आदमी का मन में ये आ जाता है, साला सच में तो
चला मेरा तो बस का तो 50 रुपया का सप्लीमेंट नहीं जा रहा था, अब इसको कैसे बेचूं? तो ये होता है नेटवर्क वाले के लिए। तो ये सवाल जो स्पेसिफिक है, तो इसके इस जगह में आपको क्या रहेगा, मतलब क्या करना है, मतलब इसको मतलब कहीं ना कहीं होता है, अगर मैं भी इस जगह में होता तो मेरे को भी यही आएगा। तो मतलब सुभाष भाई मैं कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कर रहा हूँ ना, मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ? समझ गए आप? मैं बिल्कुल समझ में हाँ आ गया, तो प्लीज। क्योंकि ये तो मेरे खुद पे लागू हुआ है, तो बिल्कुल ही समझ में आया हुआ ही है। मैं अच्छा। खुद ओके। क्योंकि एक ऐसी कंपनी से आया था, कैंगन करने से पहले 6 साल से मैं नेटवर्किंग से दूर था। ये सच्चाई है कि मैंने नेटवर्किंग छोड़ रखी थी उस पीरियड में। मगर उससे पहले जिस टिकट साइज में मैंने काम किया था वो थी 1500 रुपए की, और उसके बाद में जिस टिकट साइज पे काम किया था वो था 5500 रुपए। अब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया जब 2017 के आसपास, जब मुझे कैंगन के बारे में पता चला, तो कि यार जब तू 1500 वाले में सफल नहीं हुआ, तू 5000 वाले में सफल नहीं हुआ, तो 3 लाख रुपए वाली तो तेरी लिस्ट भी नहीं है एक्चुअल में। और ये एक ऐसी चीज है जो सच्चाई है, नकारा नहीं जा सकता। इस किले को भेदना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, जो इस बिजनेस में अब तक एंटर नहीं किया है। फ्रेशर का एंटर करना आसान है फिर भी, मगर अगर कोई नेटवर्कर रह चुका है कि जिसने इस प्रकार का काम किया हुआ है, उसके लिए उतना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे कि दीपक सर थे, प्रॉपर्टी से आए थे, 5 लाख 10 लाख बड़ी टिकट साइज देखी हुई थी, तो दिमाग उस तरीके से खुला हुआ था। मगर जो आदमी 1500 5000 से आया है, तो निश्चित रूप से उसका ये सोचना बनता है। और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई एक्चुअल में कैंगन नहीं है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि वो आज अपन देखें कि नेटवर्कर लोग इसीलिए कम आ रहे हैं कैंगन में, क्योंकि वो खुद अभी इन्हीं क्वेश्चनों के साथ है। वो उनकी लड़ाई चल रही है मौके की। ठीक है। और ये कब टूटेगी चीज, जो मुझे फील हुआ, मुझे क्या लगा कि जब दीपक सर अगर हो सकते हैं कामयाब, क्योंकि मैं दीपक सर के कब टच में आया था, जब दीपक सर कामयाब हो गए थे, तो पहली बार मेरे को एक झटका भी लगा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि दीपक सर ने भी कुछ छोटी कंपनी जिनका टिकट साइज छोटा था उसमें काम किया हुआ था। और प्रॉपर्टी प्रॉपर कोई नेटवर्किंग नहीं होती, मगर नेटवर्किंग बेसिक बैकग्राउंड देखा जाए तो वही छोटी कंपनियां दीपक जी का रहा है। वहां से एक इनडायरेक्ट मुझे हौसला मिला कि यार 3 लाख बिकेगा नहीं बिकेगा वो तो बात अलग है, मगर मैं दीपक सर से कम नहीं हूं किसी मामले में। ठीक है। जो मुझे अपने आप हाँ। में जिस बात से मुझे हौसला मिला कि अगर दीपक सर का रिजल्ट आ सकता है, तो सुभाष तेरा रिजल्ट उनसे 19 आ जाएगा यार, इतना ही हो सकता है। उनका 21 आया है, तेरा 19 आ जाएगा, मगर तेरा रिजल्ट आ सकता है यार। उसके बाद जिंदगी में पहली बार थोड़ा सा दिमाग खुला मेरा, कि फिर मेरे को नजर भी ऐसे लोग आने स्टार्ट हो गए, अरे यार ये भी कैंगन कर रहा है, इसका भी रिजल्ट आया पड़ा है। इसका तो वहां बिल्कुल ही नहीं आया था, इससे तो मैं अच्छा हुआ करता था वहां उस दुनिया में, मेरा नाम इज्जत से लिया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर एक आदमी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, और यहां इस मार्केट में ये आने वाले 2 साल में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ओके। अब लोग ये जानना स्टार्ट हो गए हैं। रश्मि भाई अपने साथी भी बोलते होंगे जो क्रॉस लैग में इधर उधर और कंपनियां कर रहे हैं नेटवर्किंग में, उन सबका आजकल एक चीज मानना स्टार्ट हो चुके हैं कि यार कैंगन वालों को पैसा आता है, हमें मालूम है, दिखाते और हाँ। नहीं है कमबख्त, और पैसा आता है उनको। इसका मतलब वो धारणा अब धीरे धीरे उनकी टूट रही है। अब वो जब चारों तरफ देखेंगे, ये भी कमा गया, अरे यार मैं रोक रहा था, ये भी कमा गया, ये भी कमा रहा है। अब उनका वो जो एक था ना जहां पे कट लगना चाहिए, उस मानसिकता में एक कट लगना स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले 2 साल में देखिए, यहाँ पे कैंगन में टोटल गेम बदलने वाला है। आज तक जो लोग लेट हुए, परमात्मा उनको माफ कर देगा। आज जो कैंगन में आके लेट हो गए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद एक ऐसी भीड़ आएगी जो सारे तरासे हुए लोग होंगे। आज कोई सुभाष, कोई दीपक जी, या कोई रश्मि भाई तो चलो फ्रेशर थे, या मनोज जी जैसे साथी जो आए हैं, वो उस ईश्वर की मर्जी से आए हैं एक्चुअल में। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि टाइम से समझ में आ गया। आना नहीं चाहिए था, मेरा खुद का ये मानना है, आना नहीं चाहिए था, क्योंकि छोटी कंपनियों में कामयाब नहीं हुए तो 3 लाख वाली में कैसे कामयाब होंगे। मगर वो ईश्वर की ब्लेसिंग थी कि कामयाब ये समझ में आ गया। 2 साल बाद ईश्वर की ब्लेसिंग के बिना एक इतना बड़ा रेला यहाँ पे आएगा, क्योंकि उनका वो माइंड सेट बदल चुका होगा। उनको पता चल जाएगा कि यार 1500 वाली में लोग आए नहीं क्योंकि वो एक अलग नेचर का बिजनेस है,
वो कहते हैं ना कि मेरे को वो डायलॉग तो याद नहीं है, खुद को बदलना था मगर लोग कपड़े बदलते गए या आईने बदलते गए, इस प्रकार से कुछ एक डायलॉग हुआ करता था। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप मारना, गहरी बात है ये, नोट कीजिएगा मेरे साथी हैं जो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप मारने को उन्होंने सिस्टम में बदलना, उन्होंने सोचा कंपनी बदल ली सिस्टम बदल गया। सिस्टम नहीं बदला। आप वहां पे किसी और मार्के का नमक मिर्च मसाला चाय पत्ती बेच रहे थे, यहाँ पे किसी और कंपनी का नमक मिर्च मसाला चाय पत्ती बेचना शुरू कर दिया। बेसिक कंसेप्ट सेम है। वहां कामयाब नहीं हुए तो यहाँ पे भी कोई चांस नहीं बनने वाला है। ठीक है, वहां कोई और मंजन बेच रहे थे, यहाँ कोई और मार्के का मंजन बेचना शुरू कर दिया। कंसेप्ट पूरा का पूरा चेंज किसको बोलते हैं कि आप नमक मिर्च मसालों से निकल के एक अलग सेगमेंट में आ गए। ठीक है, आपने मारुति की कार ली, अरे यार आप टाटा के ले लो, सेगमेंट वही है। मगर जब आप मारुति से आप मर्सिडीज पे जाते हैं, आप किसी और उस तरीके से जाते हैं, तो उसको सेगमेंट बदलना बोलते हैं। हम लोगों ने सेगमेंट चेंज किया है, उस सेगमेंट ने हमें सिखाया, कमाई नहीं कर पाए। मगर जब सेगमेंट चेंज हुआ प्रॉपर, कि हम लोग एक ऐसा सेगमेंट था कि यहाँ नमक मिर्च मसाले नहीं, एक 3 लाख का डिवाइस, यानी कि सेगमेंट ही प्रॉपर चेंज हो गया है, तो हमारी कामयाबी भी चेंज हो गई। वो लोग अभी बस यहीं अटके हुए हैं, वो 1500 को और 3 लाख को कंपनी समझ रहे हैं। ये कंपनी नहीं है, ये सेगमेंट चेंज होना है। और वो लोग क्या करते हैं, इस कंपनी को छोड़ा इसमें कूद गए, उस कंपनी को छोड़ा उसमें कूद गए, इस कोइन को छोड़ा उस कोइन में कूद गए, उस कोइन को छोड़ा उस कोइन में कूद गए। आप सेगमेंट चेंज नहीं कर रहे हो। सेगमेंट जब चेंज होता है तब जिंदगी में कामयाबियों के नजारे बदल जाते हैं। और ये आने वाले 2 साल में होने वाला है, मैं पक्का हूं इसके प्रति 100%। सही बात। दूना सुभाष सर, भाई दूना सर, एक सेकंड, स्वस्थ भाई आपने सही बताया। तो वही तो जो लास्ट में आपने जो बातों को छेड़ा, मालूम है मारुति कल बेच रहा था, वो 5 लाख का गाड़ी था या 7 लाख का गाड़ी था। अभी मैं तुरंत अड़ी को आ गया जो 30 लाख से शुरू होता है। तो मेरा दिमाग में तो यही आ रहा है ना, पहले मैं चढ़ी बेच नहीं पा रहा था, अभी ऑडी कैसे बेचूंगा। तो ये जो सेगमेंट जो आप चेंज करने बात बता रहे हैं, जैसे आप बताया कि मेरे पास लिस्ट भी नहीं है वो ऑडी बेचने के लिए, तो उसको मतलब वो मेरा माइंड सेट, मतलब सामने वाले को कैसे हम डालें कि नहीं भैया तेरा बस बस में चढ़ी नहीं हो रहा था, लेकिन तो ऑडी को आ जा, बात बन जाएगा। देखो इसका आंसर सुभाष जी ऑलरेडी दे चुके हैं कि ये जो है ना माहौल जी चेंज सर। करेगा। हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं और हम सब लोग वहां पे फेलियर है। हम नहीं कर पा रहे, नहीं तो बहुत सारे अच्छा। नेटवर्क की कमी थोड़ी है, बहुत सारे आ जाते हैं। बट उस समय जी चेंज सर। करेगा, उनके हालात चेंज करेंगे। और एक बात मैं ना इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक प्लीज। हमारे बहुत ही रिनाउंड गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, जिसका वीडियो भी कई बार आप लोगों को मैंने दिखाया है। उन्होंने कहा कि डिसीजन जो होता है ना, वो डिसीजन खुद लेता है, आप नहीं लेते हो। डिसीजन ही डिसीजन लेता है, ओके। जैसे व्यक्ति व्यक्ति नहीं लेता है। नहीं लेता है, डिसीजन डिसीजन खुद लेता है। तो उसको उन्होंने प्रूव किया है बड़े अच्छे से। मैं वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। नित्या शांति नाम है उनका, ठीक है, नित्या शांति डिसीजन डालोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा। और उससे रिलेट मुझे कैसे हुआ, उनकी बात कैसे रिलेट हुई, जैसे राजन मांजरेकर की कहानी हम सब लोग जानते हैं। उनको इमेजिक मिला और वो नेटवर्कर थे, काम छोड़ चुके थे नेटवर्किंग का, ट्रेनर बन गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस कहानी में समझो कहा कैसे कैसे रिलेट हुआ इमेजिक उनको। अब मेरी लाइफ में भी अगर आप देखोगे ना, तो मेरे पिछले अनुभवों ने मेरे को कंगन में लाया है, कोई व्यक्ति नहीं ला पाया ऐसा। ठीक है, मेरे पिछले अनुभवों ने मेरे को ये डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। तो राजन जी के साथ क्या हुआ था कि उनके पैर में, एड़ी में दर्द रहता था, पहला। दूसरा डॉट क्या कनेक्ट हुआ कि उनके मौसा जी बहुत यंग एज में गुजर गए डायबिटीज से। तो एक उनको डर लगा हुआ था कि यार मैं भी गुजर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ठीक है, तो ये डर था उनके अंदर। और दूसरी बात, जब वो स्वदेशी कर रहे थे 20 साल पहले, तो स्वदेशी जब वो करते थे ना, तो उनको कुछ लोग मिले थे और उन्होंने बताया था कि भाई हीरा बेचो या खीरा बेचो, एफर्ट टाइम मनी सब सेम लगता है। किसी ने बताया था स्वदेशी करते हुए टाइम में उनको। और उस समय कोई कंपनी आई थी जिसमें लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया था और वो सेलिब्रिटीज खरीदते थे वो प्रोडक्ट, महंगा था। तो उनके दिमाग में वो भी था कि मैं स्वदेशी में किसी सेलिब्रिटी को नहीं ला पाया, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटी को लाया जा सकता है, हाई टिकट है। ठीक है, तो वो सारे डॉट्स कनेक्ट हुए तो उन्होंने डिसीजन लिया। आपको लगेगा नहीं राजन
ये समीर पोद्दार जी ने कुछ गेम बनाया, या नहीं नहीं बनाया, राइट। वो डिसीजन दिलवा, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हुए जिसकी वजह से वो डिसीजन हुआ। तो मेरी लाइफ में भी वही स्टोरी है सेम। तो मैं इसको लंबा लेके नहीं जाना हाँ जी चाहता, सर। एक एग्जांपल दिया मैंने नहीं, आप। सुदेश जी जैसे को तो ये लोग ला ही नहीं सकते थे। हाँ आप क्या? सुदेश सर जैसे को तो ये लोग ला ही नहीं सकते थे। हाँ आप बोल रहे हैं ना डिसीजन खुद लेता है, तो सुदेश सर कैसे आ गए इन लोगों के सामने? मतलब वो तो सुदेश सर वो, जैसे व्यक्ति को ये लोग वो नहीं ला तो सकते थे, खुद आया वो। वो तो वो तो वहीं पे मारते हैं उनको, भागो उससे, यहाँ से चलो ऑर्डर पैकअप। तो हम लोग ना, रश्मि भाई आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है, बट हम लोग भी कामयाब नहीं है लाने में। हाँ जी सर, मैं यही पूछना चाहता था हाँ, सर। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ज्यादा लोगों से मिलें, जिसका टाइम आ गया होगा वो आ जाएगा। बिल्कुल राइट। सर। नेचर खुद नेचर क्रिएट कर देती है और वो काम हो जाता है सर। हाँ, राइट। हमको सिर्फ ना एक किसान की तरह बीज बोते रहना है, डेमो का बीज करते रहो, बिजनेस प्लान दिखाते रहो, मिल जाएगा आपको भी। और दादा, हाँ। इसमें एक है कि मैं यही कह रहा हूं, वो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं इस टाइम सृष्टि में। आप हम्म यकीन कीजिए मेरे इस बात का, हम्म वो डॉट कनेक्ट हम्म। हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों के रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं। यार एक बात बताइए, मैंने अपनी जिंदगी के 10-12 साल नेटवर्किंग में दे दिए और मैं असफल हूं। और मैं बहानेबाज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम करने वालों की बात कर रहा हूं। असफल काम करने वाले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम करने वाले नहीं हुए थे। अब अगर मेरे सामने नए नए बंदों का कैंगन में रिजल्ट बनता जा रहा है, आपको क्या लगता है मैं चैन से सो पा रहा हूं? चाहे मैं अगर नहीं होता कैंगन में और मुझे पता चलता कि अरे यार आजकल उसका भी मैं देख रहा हूँ रिजल्ट अच्छा हो गया है, उसका भी हो गया है, उसका भी हो गया है, मैं सो नहीं पाऊंगा। प्रकृति डोट कनेक्ट करती जा रही है, मेरे भीतर वो काम बनता जा रहा है, होता जा रहा है। अब किसी भी अच्छे बंदे के मैं संपर्क में आऊंगा तो डॉट कनेक्ट हो चुके हैं, बस वो फाइनल वाला एक डॉट उठा के आपने वहां पे रखना है। इसीलिए हम किसी को लेके नहीं है। अभी जब -2 पे जो मैंने एक डाला भी था दादा, आपने पढ़ा था, आपने कहा था यार एक्सीलेंट। मैं किसी धुरंधर को लेके नहीं आया, मैंने यही लिखा था कि मैं किसी धुरंधर को आज तक लेके नहीं आया, ये गलत फहमियां मेरे में नहीं है। वो यही तो था कि वो डॉट कनेक्ट हो रहे थे और एक फाइनल डॉट जाके मैं, सृष्टि ने मेरे को चुना और मैंने जाके वो फाइनल वाला डॉट वहां पे सेट कर दिया और वो कंप्लीट हो गया, उसका जो घेरा था जो। तो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं रश्मि भाई। मार्केट में कैंगन डिवाइस के प्रति जो पॉजिटिविटी है वो भी डॉट कनेक्ट करती जा रही है। और उसके बाद में इस प्लान में पैसा है, ये हमारे जो साथी कैंगन में नहीं है वो भी मानना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये डॉट कनेक्ट हो रहे हैं और इन डॉट्स का एक बड़ा रिजल्ट आने वाले टाइम में आने वाला है। इतनी तेज गति से, एक तो जब बिजनेस कभी एंटर करता है ना, तब देखना बिजनेस का नेचर होता है कि उस टाइम तत्काल प्रभाव से कुछ लोगों के दन 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 करके रिजल्ट बनते हैं, कभी भी नोट कीजिएगा। और फिर हम सोचते हैं कि यार जैसे वो -3 -4 तुरंत गए, हम लोग नहीं गए। ठीक है, वो बिल्कुल एक नए वाला टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पहले से कुछ परिपक्व माइंड सेट होते हैं जहां पे डॉट कनेक्ट हुए हुए हैं, वो छलांग लगाते हैं और तेज गति से रिजल्ट आता है। उसके बाद थोड़ा सा एक ठहराव पीरियड आता है कि पक्षी अचानक ऐसे उड़ेगा, जब भी डाल से उड़ेगा यूं उड़ेगा, फिर थोड़ा सा यूं जाके और फिर वापस यूं उड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर है ये। ठीक है, सीधा यूं मिसाइल की तरह नहीं उड़ेगा, कहने का मतलब है जो। तो यहां हम्म। पे यूं उड़ा, हल्का सा यूं गया, जाएगा, अगर नहीं गया है तो जाएगा, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद एक यूं वाली चढ़ान आएगी कि वहां पे वो डॉट कनेक्ट, लाखों की संख्या में वो डॉट फेंके जा चुके हैं सृष्टि में। और उसके बाद आप और हम जो काम करने वाले होंगे, हाँ, बहानेबाज पिछड़ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप पे एहसान कर लो, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे एहसान कर लो। इन 2 साल के लिए नींद छोड़ दो, सारी उम्र हम और हमारा परिवार चैन से सो पाए, क्योंकि 2 साल में ये टाइम आने वाला है। सही बात। थैंक यू सुभाष भाई, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू मनोज भाई। तीनों गुरु से बहुत कुछ सुनने को मिला। एंड हो ये सकता गुरु है आप है ये भाई। सबके लिए भी ये जवाब था। अरे देखो नहीं, एक थैंक यू वो सो मच सुभाष एक भाई। डेढ़ एक मिनट आपको और लूंगा रश्मि जी, कि आप उनसे हाँ सवाल ये प्लीज। कर सकते हैं कि साइकिल बिकती है क्या? तो बोलेगा हाँ बिकती है। तो बोला क्या लूना बिकती है क्या? तो बोला लूना भी बिकती है। क्या कार बिकती है क्या? आप सोचो, सब सब बिकता है, जेंट्री अलग अलग है। आप क्या कर रहे हो? आप लूना से उतर के मोपेड पे बैठ रहे हो, समस्या वहां है बस।
ये इसको और आप गहराई से एलोबरेट कर लीजिएगा। सर सबको जैन सर, मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। मनीष सर से ऑलरेडी मिल चुका हूँ। सुभाष पंडा सर को कंग्रेचुलेशन। सर मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। यहाँ तमिलनाडु में एक चैलेंज आता है। मैं हिंदी जानता हूँ इसलिए जूम में आता हूँ और सभी सर का जो रिकॉर्ड वगैरह वीडियो वगैरह सब देखता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पर जो बाकी लोग हैं तो तमिल जानते हैं, उनको थर्ड पार्टी को अप्रोच करना थोड़ा दिक्कत पड़ता है सर, ना वीडियो से ना अपलाइन से थर्ड पार्टी का। तो मंडा सर से मैं पूछूंगा, कुछ आपका माइंड से कुछ बता सकते हैं सर इसका? ऑलरेडी हमारा सर दीपक सर बता चुका है हैदराबाद वाला में, तो फिर भी आपके हिसाब से कुछ मिल गया तो अच्छा रहेगा सर। देखिए, अगर वहां पे लोकल लैंग्वेज अगर उनकी अगर आपको आती है, क्या आपको आती है सर उनकी लोकल लैंग्वेज? हाँ सर, मैं भी लोकल का हूँ, लेकिन क्या वो हाँ, थर्ड पार्टी अप्रोच आता है ना सर, वो वहां पर थोड़ा दिक्कत आती है, जो अपलाइन से नहीं मिलवाना तो नहीं, थर्ड पार्टी। उसमें एक चीज है मेरे भाई। ये देखिए जी कि जब मैंने जी यहाँ सर। पे स्टार्टअप लिया था तो मेरी अपलाइन मेरे से 1500 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, सर सर दीपक सर और मेरे बीच का गैप है वो 1500 किलोमीटर का है, मगर फिर भी बस खड़ा हुआ ना। ठीक है, जी सर तो जी यहाँ सर। पे हो सकता है कुछ लोकल के वीडियोज आपको मिल जाएं जो आपको और इम्प्रूवमेंट लेके आए आप में। आपको हिंदी समझ में आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो बातचीत आपके समझ में आई है, अगर इसको आपने अपने जी आप सर। को बूस्ट कर लिया, आपने अपना जितना अपने आप पे काम कर सकते थे ज्ञान को बढ़ा लिया, तो फिर आप वो इंसान भी बनने वाले हो इस एरिया के, जो सबसे बड़ा बिजनेस भी आपका ही बनने वाला है। क्यों? सर क्योंकि वहां पे कोई हर कोई मेरे जैसा जाके वहां पे उंगली नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, वहां की सर लैंग्वेज आती नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपकी पकड़ उतनी मजबूत हो जाएगी कि एक दिन वहां का सबसे बड़ा बिजनेस भी आपका होगा। तो अब मौके का आपके साथ वो हो रहा है कि सृष्टि आपके कंधों को चेक कर रही है कि क्या आप उतने मजबूत हो कि पूरे तमिलनाडु का बिजनेस आपके कंधों पे डाला जा सके। तो उस लेवल पे सोचिए आप साधारण डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे मत सोचिए। आज के बाद आप सोचिए कि सृष्टि पूरे तमिलनाडु का भार आपके कंधों पे डालना चाहती है। क्या आप उस लेवल के तैयार हो चुके हैं? अगर नहीं तैयार हुए हैं तो अभी जो मनोज सर ने कहा था, एक एक वीडियो को 10-10 बार देखिए। अभी बहुत से वीडियो देखने पड़ेंगे हमें। थैंक यू। थैंक यू सर। ये सबको आपके थैंक यू लिए प्लस पॉइंट भी है, ठीक है, कि सर। सर साउथ इंडिया यही में बहुत जल्दी घुस नहीं यही पाएगा। आंसर आपने हैदराबाद में दिया है सर, ऑलरेडी आपने दे चुका है सर। आपका हम्म। बहुत अच्छा मौका है, आप कर लो प्रभु जी करके आपने बताया सर। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। हमारे कंपनी के मालिक जो है ओशिरो जी, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है। वो अपनी जापानीज लैंग्वेज में 170 कंट्री में मशीन पहुंचा चुके हैं। वो जब भी बात करते हैं जापानीज में बात करते हैं, तो उन्होंने कैसे शुरू किया होगा? चलो। मैं तो पर मतलब निकल दूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। ऐसा अभी मेरा होम्योपैथी का प्रैक्टिस है और ये भी कर रहा हूँ साथ में, तो कभी कभी ऐसा डिमोटिवेट, क्या अभी किस में ध्यान दूँ, इसमें ध्यान देने जाता हूँ तो वो थोड़ा वो हो जाता है, इसमें ध्यान देने जाता हूँ तो वो थोड़ा वो हो जाता है। तो कैसा सब मैनेज करना चाहिए, थोड़ा वो कंफ्यूजन हो जाता डॉक्टर साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन हम खुद बने हुए हैं। है। हाँ ठीक वो है, कहीं कोई डाउट नहीं है। एक जवाब तो वो भी था जो अभी दीपक जी ने दिया था कि प्लान बी। मगर ठीक है, जहां से हमारा मौके का रोजगार चल रहा होता है उसको मैं छोड़ने का कभी नहीं बोलता। उसके साथ जब डेवलप करना होता है, तो क्या आप अपने जीवन के पार्ट टाइम के जो 3 घंटे या 4 घंटे, उसके बदले में अगर आपको 200-400-500 का कहीं नुकसान हो रहा है, मान लीजिए कि 2000 रुपये पर डे अर्निंग है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो हो सकता है 500 रुपये पर डे का लॉस होना स्टार्ट हो जाए और 1500 रुपये की आपकी अर्निंग बची है, क्योंकि आपने अपने 4 घंटे वहां से निकाल लिए। बाकी टाइम वहां दीजिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो आपने 4 घंटे निकाले। अब उस 4 घंटों को आपने इस्तेमाल लोगों के 24 घंटों से बेटर करना है, तो आपका नुकसान भी बहुत बड़ा नहीं हुआ और आपको कंफ्यूज होने की कहां जरूरत है। ये 4 घंटे एक दिन आपको 40,000 घंटे और एक दिन 4 लाख घंटे पर डे देंगे। इतनी बड़ी टीम बन जाएगी आपकी। यहाँ पे जब ओके सर। बाकी बहुत से साथी हैं जो कि जॉब में होते हुए वो जॉब करने के बाद में जाके अगर डेवलप कर सकते हैं बिजनेस को, तो सर उसके बाद तो बहाना बचता है। फिर सीधी सी बात है, आप शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये 5 घंटे चुन लीजिए जिंदगी के अंदर, मगर इन 5 घंटों को आप उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए जैसा कोई 24 घंटों को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और अब आपका नुकसान भी मिनिमम हो चुका है। ये नहीं है कि मैं इस पे ध्यान दूं या मैं इस पे ध्यान दूं। उन 5 घंटों के अंदर आप केवल और केवल कैंगन कीजिए। इतनी क्वालिटी टाइम बिताइए उन 5 घंटों में कि वो आपके 24 घंटों को कवर कर देंगे, जबकि बाकी घंटों में आप कमा ही रहे हैं ना। आप वो काम कीजिए।
बहुत ही बढ़िया सेशन 3 दिन से चल रहा है सर। और सुभाष भाई, मैं आपको डायरेक्टली, मेरे 5 क्वेश्चंस हैं और ये मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए है। तो सुभाष भाई, मैं 5 मिनट के लिए आपको सिर्फ अपना अपना इल्म बना रहा हूँ और उस नतीजे से बात करूंगा। बोलिए सर, बोलिए। सो पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपको सफलता मिली है वो सफलता में हार्डवर्क का कितना परसेंट देंगे और लक का कितना परसेंट देंगे? सर, हार्ड वर्क का है, योगदान है जो, ठीक है। मेरा लक ये है कि मैं कैंगन में आ गया, वो मेरा लक है। परमात्मा ने कोई अपॉर्चुनिटी देनी थी तो वो कैंगन नाम से मुझे दे दी, बाकी हार्ड वर्क का है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तीसरा क्वेश्चन है सर, एज ए डाउनलाइन, सुभाष भाई आप मेरे अपलाइन हैं। मैं आपकी अपलाइन सभी अपलाइन के कांटेक्ट में रहता हूँ। मतलब एक डाउनलाइन 3-4 अपलाइन के कांटेक्ट में रहता है, सबकी बातें सुनता है, फिर कंफ्यूजन खड़ा करता है कब किसकी बात मानी जाए और क्यों मानी जाए। ये क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए? नंबर एक, यहाँ पे वही बात फिर से आ जाती है जो अपन ने 2 दिनों से दोहरा रहे हैं, कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि मेरा बिजनेस इन लोगों से जितनी बातें की है, कौन सी बात मानने से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। और इतनी मिनिमम समझ तो एक बंदे में होनी ही चाहिए। अगर बिजनेस बहुत बड़े लेवल का करना है, आप 5 लोग मेरे को राय दे दीजिए, मगर एटलीस्ट इतनी समझ मेरे में जरूर होनी चाहिए कि इन 5 में से कौन सी चीज अप्लाई करूं कि जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे। और वो मिनिमम अगर समझ नहीं है तो वो बढ़ाने की जरूरत है, वरना फिर डाउनलाइन नया बंदा जुड़ रहा है, उसको डेमो किट बना दिया है, सब कुछ कर दिया, उसके साथ काफी काम कर लिया। ठीक है, 30-40 डेमो कर लिया। अब हर अपलाइन की अलग अलग फीचर होती है। हमारे अपलाइन सुदेश सर तो बोलते हैं कि 3 डेमो के बाद चौथा डेमो नहीं करना चाहिए। एक चीज आती है कि सिचुएशन के आधार पे डाउनलाइन को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे उसका भी क्या सिचुएशन है। कई बार स्ट्रिक्टली भी बोल देना चाहिए। तो मैंने अब तक ये देखा है कि करीबन मतलब 30-40 डेमो करने के बाद भी अगर बंदा अपने डेमो बनाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या उसको सपोर्ट करना चाहिए, हालांकि उसकी कैपेसिटी है डेमो किट बनाने की? नंबर एक, देखिए, ये भी कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 प्रकार के उदाहरण दूंगा। दीपक सर है, अगर मैं उनको बोलूं कि मेरे साथ चल के 50 डेमो दे दीजिए, क्या संभव है? संभव नहीं है। नो। मगर एक ऐसा इंसान जो अच्छा डेमो दे सकता है, उसकी टीम नहीं है, और गलती से उसको एक ऐसा अच्छा इंसान मिल गया है जो कहे कि मेरे साथ हो जा, मैं तो 500 भी डेमो करवाने के लिए तैयार हूं, और वो रियल में ऐसा करवाता है, तो उसके लिए फिर मेरे को नहीं लगता है कि 4 डेमो, 5 डेमो, 20 डेमो उसको काउंट करने की जरूरत है। जब तेरे पास बंदे है ही नहीं और कोई चल के तेरे से डेमो करवाने के लिए तैयार है, तो ये परमात्मा का तेरे पे एक उपकार है। हो जा शुरू। वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है मालूम नहीं, मगर उन 500 लोगों में से कोई 2-3, 3-3 मालूम नहीं कितने डायमंड्स है वो तेरे को इनडायरेक्ट मिल सकते हैं, और वो भी पैसे देके जाएंगे। हाँ, अगर आप पहले से बिजी हो, पहले से एक बड़ा बिजनेस है, तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। 3 डेमो कीजिए, चौथा डेमो उसके बराबर बैठिए, एज ए अपलाइन होते हुए भी गिलास धोने का काम कीजिए, डेमो तू देगा। अगर उसको लगता है कि ये बात मजाक में कही गई है तो वहीं पे बातें कीजिए, ढेर सारी राम रमी कीजिए और वहां से आ जाइए, मगर वो डेमो कंप्लीट मत कीजिए आप, ताकि उसको लगे कि यस, बंदा सीरियस है। एक अपलाइन किसी की सेल करवाने के लिए नहीं जाता, इस बात को समझिए। एक अपलाइन हमें सिखाने के लिए, हमें परिपूर्ण करने के लिए जाता है, न कि वो सेल करने के लिए जाता है। एक माँ जो लेडी बनती है, वो कोई फैक्ट्री नहीं है जो कि माँ बन रही है, वो उस घर को पूर्ण करने के लिए उसने वो काम किया है। समझिए इस बात को, हम भी वही काम कर रहे हैं। सही बात है। तो इसमें ना एक कॉमन सेंस की बात है। सही बात है। तो रजनीश जी सुन रहे हैं? एक मतलब यहाँ पे ना सुदेश सर जी क्या सर। बोल रहे हैं, सुभाष जी क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। और मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से हमको रणनीति बदलना चाहिए कि मेरी सिचुएशन क्या है। सही बात। अलग अलग पर्टिकुलर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कभी किट नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको वो डेमो करा के ना कुछ ऐसे बंदों से मिलवा देंगे कि आपका काम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? फ्री बैठे रहने से तो कोई अच्छा है दिक्कत कि कोई डेमो तो करवाने इस वाला आ मामले गया है। में इस मामले में मान लीजिए सुभाष भाई, मैं आपकी डाउनलाइन हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे काम करना है, आपने मुझ पर बहुत काम करना शुरू कर दिया, जबरदस्त डेमो कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और मैं 5 वे पहुंच गया।
उसके बाद अचानक से मैं गायब हो जाता हूँ, दूसरी कंपनी में चला जाता हूँ। तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि इस बंदे के पीछे टाइम लगाना चाहिए? अच्छा, मैं एक मिनट सुभाष भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकली, और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो 50 बंदे आपको दे गया है। आपका नुकसान कहाँ हुआ है, पहले मेरे को ये बता दो। वो चला भी गया तो क्या नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान जो टाइम का, मतलब 2-3 साल टाइम जो का? पीछे पड़ के। नहीं नहीं, नहीं हुआ, बिल्कुल टाइम का नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं आपका हुआ। सोच है। उन 50 लोगों से जिनको आपके मार्फत आए हैं, वो आपके टच में हैं, उनमें से 50 में से अगर एक भी अच्छा मिल गया तो जीवन बदल गया अपना वैसे भी। और वरना चाहे आप खुद भी डायरेक्ट कितने ही लेके आते, हो सकता है उसमें भी एंड यूजर निकल जाते, और हो सकता है उन 50 में से कोई एक बंदा अच्छा मिल जाता। अगर ऐसा होता तो आज सतपाल सर है, जहां पे जाके डेप्थ में जिन लोगों के साथ काम किया था सब लोग जानते हैं। आज -4 जहां से है उनमें से एक लैग थी, वो लैग है वो जाके जिन्होंने लोगों को सौंप दिया था उनके साथ वर्किंग करके वो -4 निकल गए। अपलाइन चाहे बैठी रहे घर पे। सही बात है सर, मान लीजिए 50 लोगों का टीम देके गया है, लेकिन वो टीम को भी जाके बोलेगा कि बंदे के साथ काम मत करो, मैं जो नया शुरू किया है उसमें बहुत तक है, बहुत ज्यादा करना है। ये भी तो होगा। इस सिलसिले में फिर क्या करना चाहिए? मैं ये ऐसा है, वो मनोज सर ने आपके सामने एग्जाम्पल उन्होंने अपना दे दिया था, उनके सीनियर ने उनके साथ ये काम किया था, उनकी डाउन लेग में किया था, मगर क्या मनोज सर की गति को रोक पाए? हमारी गति अपने हाथ में है, समझिए इस बात को। हमारे को अगर वो बंदा डिस्टर्ब करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल आज भी हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है, वो अपना चैनल चला के चला जाता है। ठीक है, और एक अगर हमारी क्षमताएं अपने हाथ में है तो क्या फर्क पड़ता है? मनोज जी तो -3 हैं, कौन रोकेगा उनको? कुछ लोग अगर उसके करने से दादा के ग्रुप में अगर डिस्टर्ब भी हो गए होंगे तो आज वो कहीं कोने में बैठ के रो रहे होंगे, सामने तो रो भी नहीं सकते, खैर कोने में बैठ के रो रहे होंगे। ये देखो हुआ है। रिग्नेश जी, अच्छा, एक लाइन में सारी चीजें समझ लो रिग्नेश जी। जब सड़क पे एक्सीडेंट होता है ना दो गाड़ियों का, पिछकड़ा हमेशा उस गाड़ी का निकलता है जो कमजोर होती है। अभी अनुज जी अनुज का जी भी है, अनुज जी के अनुज बाद जी भी का सवाल होंगे। हाथ खड़ा खड़ा दर्द होने लगा होगा, इसलिए इनको ले ले रहा हूँ। अनुज जी शॉर्ट में सवाल कीजिएगा, टाइम हो रहा है। हेलो। हाँ, हाँ सर। टाइम कम है, मैं एक ही पूछूंगा, है तो कई। वो ये कि जैसे जब भी एनर्जी में, तो खास तौर से जो लोग आते हैं वो बिल्कुल फ्रेशर नहीं होते, यंग। दीपक सर बोलते रहते हैं बहुत कम उम्र के लोग नहीं आते, तो कुछ ना कुछ पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, पुरानी लर्निंग्स होती हैं, और कभी कभी उनको खुद ये महसूस होता है कि हम काफी सीखे हुए हैं पहले से, और इसलिए अगर वो सेल्स बैकग्राउंड से आए हैं खास तौर से तब, तो ये सीखने के महत्व के ऊपर लर्निंग, इस चीज को लर्न करना, पुरानी चीज को अनलर्न करना कितना महत्वपूर्ण है, और ये हमारे रास्ते में कितनी बाधाएं खड़ी करता है या नहीं करता है, थोड़ा इस पे जोर डालते सर क्या है कि ये जितना हम इजी कहते हैं ये इतना इजी होता नहीं है कि हम पुरानी चीजें जो हमने सीख रखी है, रट रखी है, वो हम भूल जाएं। क्योंकि आप और हम लोग कोई कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है जहाँ पे कि एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, मार दिया, ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग उन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़े हैं। कई बार वो चीजें पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी की लाइफ में भूमिकाएं निभाई है, मगर आखिर में उसको एक पॉजिटिव दिशा में जाना होगा। ठीक है, आप नेगेटिव पॉजिटिव सबसे निकलिए, मगर जाना आखिर में पॉजिटिव दिशा में होगा। और वो निरंतर एक संगत अगर उनके साथ बनाए रखने में हम कामयाब हो जाते हैं तो वहीं पे उसका है वो एक हल निकलता है कि धीरे धीरे उस पे एक नया रंग भी चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप क्या आज वो अनुज जी हैं जो मैं साल पहले जिनको जानता था? वो नहीं है। आज आपके शब्द अपने आप में ही कुछ अलग हटके हो चुके हैं। तो ये संगत ही है जो उस पे कुछ नई परत चढ़ाएगी। बिल्कुल अपन सोचें कि वो उसको अनरीड कर दे, अनलर्न कर दे, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। कि अगर आपने 40 साल 30 साल एक टाइम बिता दिया उन चीजों के साथ में तो वो चीजें यूं जाती नहीं है लाइफ से। मगर हाँ, नया रंग चढ़ाया जा सकता है, और वो संगत के दम पे इन चीजों में बने रहने से ही संभव है। वहां से माइंडसेट भी उसका धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और फिर उसको पता लगने लगता है कि ये गलतियां जो मैं भी कर रहा हूँ, इंटरनल चाहे वो मुंह से ना बोले मगर उसको पता होता है कि ये गलतियां मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे लोगों की सुन सुन के आपकी बात पर शायद वो उतना ध्यान नहीं दे, मगर जिन लोगों को जानता ही नहीं है मनोज जी को उसके बिजनेस से क्या लेना देना है, अगर मनोज जी कोई बात करेंगे तो उसके दिमाग में जाएगी, बैरियर बनने का काम नहीं करती है। अक्सर हम लोग हमारे बंदों को क्यों नहीं सिखा पाते? वो सीधा बोलता है राम बनने को चल
चला है, मैं तेरी औकात नहीं जानता, अंदर का सब जानता हूं। उसको लगता है कि इसकी कथनी करनी के अंदर फर्क है मेरे को, इसीलिए उसने कितनी अच्छी बात बताई वो उसको अपने आप पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि अच्छी बात से पहले वो एक नेगेटिव पहलू क्या पकड़ता है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसने बताया कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, मगर वो किसके टच में, वो मेरे टच में, मैं ये जूम खत्म करूंगा और मैं घर में सो जाऊंगा। अब मैंने अच्छी बात बताई, उसको अप्लाई न करने के बजाय वो मेरे सोने पे जाएगा कि देख बातें तो कुछ और बोला था मगर कर कुछ हो रहा है। मगर यही बात अगर मनोज जी ने बोल दी तो वो मनोज जी का रूम चेक करने के लिए जाने वाला नहीं है कि मनोज जी सो रहे हैं या जाग रहे हैं। उसको वो फॉलो कर जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो हमें परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं उनमें से बहुत से साधु खुद परमात्मा को चाहे प्राप्त ना कर पाए मगर उनके भक्त प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो उसी मनसा से जैसा बता दिया वैसा उन्होंने लागू कर लिया है। गुरु जी पे शायद हो सकता है मौके का ये चल रहा हो कि आज चढ़ावा कम आया है। थैंक यू दादा। मैं ना एक लाइन में इसका आंसर और देना चाहूंगा अनुज जी, कि लोगों को अनलर्न करवाना है और कुछ नया रंग चढ़ाना है तो उसके लिए माहौल तो है ही, लेकिन किसी न किसी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को आपको आइडेंटिफाई करके उनको मिलवाना चाहिए। वो उनकी बात सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, इस पे ना सतीश पंडित जी का एक बड़ा अच्छा कहानी था, इलाज कराया, इलाज कराएं करके उनका मंत्र था। एक बार क्या हुआ ना, एक अंधे आदमी को, बचपन से अंधा था, उसको एक आदमी जाके बोला कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो। वो बोला मैं देख ही नहीं सकता हूँ, सवाल ही नहीं है। और ये बहस 3 दिन से चल रही थी। वो बोलता था आप देख सकते हैं, वो बोलता था मैं नहीं देख पाऊंगा कभी भी जिंदगी में, मैं तो अंधा हूँ बचपन से। तो एक तीसरा व्यक्ति थोड़ा होशियार गया और उसने उसको बोला कि ठीक है बहस मत करो, चलते हैं डॉक्टर से इलाज करा देते हैं। इलाज कराया, उसकी आंखों की रोशनी आ गई। उसने बोला यार यही काम इतने दिनों से कर दिए रहते, इलाज करा देते मेरा, तुम इलाज नहीं करा के बहस कर रहे थे मेरे से। नहीं सर, वो अंधेरा है रोशनी है। अंधा कहता था कि अंधेरा ही अंधेरा है, वो कहते थे रोशनी है। इस पे बहुत सालों से बहस चल रही थी गांव में, गांव वाले कहते थे रोशनी है। आखिर एक साधु आया तो उसने कहा कि ऐसा करो कि वैद्य जी के पास ले जाओ। तो वैद्य जी के पास गए और उसकी आंखें ठीक हो गई। तो उसने भी कहा कि हाँ रोशनी है, तो बोला कि गांव वाले बेवकूफ मुझसे बहस कर रहे थे इतने दिनों से कि रोशनी है, इन्होंने मेरा इलाज नहीं कराया किसी से। तो इस तरह से था। तो वही है, इलाज कराना जरूरी है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर के पास। राम कुशवाहा जी। सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार। मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे अभी मेरी रैंक है 6 से 3, अब मुझे यहाँ से क्या प्लान करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि मेरी रैंक जल्दी से जल्दी 6 से 3 डेज 2 हो, उस पर मुझे कहाँ क्या फोकस करना चाहिए? नंबर एक दादा, मनोज जी और बेटर बता पाएंगे, मगर यही है कि यहाँ पे 80% आपको फोकस वहां करना चाहिए कि कौन से वो बंदे हैं, इनमें से आप है वो नाम लिख लीजिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर वो कौन सी 2 महत्वपूर्ण लेगे हैं जिन पे अगर मैं 80% फोकस कर दूं, और उन लेगों में वो कौन से, इधर 2 लोग हैं 6 के डाउन में और इधर 2 लोग हैं 6 के डाउन में, जिन पे अगर फोकस किया जाए तो मेरा 6 से 2 निकलना है। उनकी डाउन में जब भी कोई बंदा 60-70 पे पहुंचता है तब तक क्लियर हो जाता है कि उसके नीचे भी वो कौन 2 महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। 20 लोगों में तो पता ना चले मगर 60-70 का फिगर किसी भी बंदे का जाता है। तो अगर ऊपर की अपलाइन है वो ध्यान दे, ठीक है, उसको प्रमोशन लेना है नहीं लेना है, हम लोग आधे तो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर मैंने उनको पकड़ लिया तो ये घर बैठा ऊपर बढ़ेगा। आगे बढ़ने दे यार, परमात्मा ने चुना है उसको, बढ़ने दे उसको। तू देख तू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि हाँ मैं बढ़ रहा हूं, तो अपना काम ये है कि मैं बढ़ रहा हूं, इसीलिए आए थे इस बिजनेस में। अब कोई और साथ में बढ़ रहा है और वो अपने प्रयास से भी बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, वो परमात्मा की नीति है। क्या पता पिछले जन्म में उसने क्या कुछ किया था, हमने उसका क्या कुछ बिगाड़ा हुआ है, हमारे हाथ में थोड़ी है, मालूम ही नहीं है क्या बिगाड़ के आए हैं। इस बार हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी होगा। तो उन लोगों को पकड़िए जो उनके नीचे 2 लोग हैं, जहां से आपका 6 से 2 निकलना है, वो थोड़े से भी ऊपर बढ़ेंगे, 60-70 पे पहुंचेंगे, आपको क्लियर दिखेगा कि इन 60-70 में से ये 2 लोग हैं और ये 2 लोग हैं जिन पे अगर मैं फोकस कर दूं खुद तो मेरा -2 जाएगा। अभी -3 का मेरे को क्लियर कट मालूम है कि सर किस किस को पकड़ना है, कौन से वो 8 लोग डेप्थ में है मेरे पास है वो। अब मुझे लेना देना नहीं है यार बीच में कौन कौन बढ़ रहा है, वो 8 बढ़ जाए, -3 क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। सोलंकी जी।